हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो सेशन 2025-26 के अंदर इवनिंग सेशन के अंदर मिड टर्म का पेपर हुआ है, उस पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पेपर की, तो उस पेपर के अंदर हमारे पास टोटल 37 क्वेश्चन थे, जिसको क्या करा गया था, आपने 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ था। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की, देन सेक्शन बी एंड फाइनली विल मूव टू द सेक्शन ई। ओके, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे, यू नीड टू स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बोला गया है द लिटरल 3 + 4 आई रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज अगर मैं बात करूं पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर हमारे पास नंबर के अंदर तीन चीज होती हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हो आप? जे यूज करते हो। इन मैथमेटिक्स यू यूज आई फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इन केस ऑफ पाइथन क्या यूज करते हो आप? जे यूज करते हो। एंड लिटरल का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। इट इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है आपकी 3 + 4 आयोटा, विच इज इन मैथमेटिक्स। अगर उसको आप पाइथन के अंदर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? सो द राइट आंसर वुड बी 3 + 4 जे। हेंस इस केस में स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड वन। सेकंड वन इज, you want to open a file in such a way that you can both read and write to it without truncating its existing content. Which mode should be used? अब इसके अंदर क्या बात कर रहा है आपकी, जब आप फाइल ओपन करते हो, तो जब आप फाइल का नाम देते हो, साथ में ही आप एक्सेस मोड देते हो, तो आपको कौन सा एक्सेस मोड ऐसा यूज करना है जिससे आपकी दोनों काम हो जाए, रीडिंग का काम भी हो जाए, राइटिंग का काम भी हो जाए। मोर ओवर, जब आप फाइल ओपन कर रहे हो, तो उस केस में जो उसको पुराना कंटेंट है वो ट्रंकेट ना हो, यानी कि वो डाटा लॉस ना हो। ओके, सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर कौन कौन से एक्सेस मोड हमारे पास है। तो इन जनरल हमारे पास तीन मोड होते हैं, आर, ए एंड डब्ल्यू। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? एक प्लस मोड भी होता है। आर मोड स्टैंड्स फॉर रीड मोड, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड मोड एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर डब्ल्यू मोड। अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में आर मोड क्या देगा? आपको एरर देगा। ए और डब्ल्यू मोड क्या देगा? आपकी नई फाइल क्रिएट कर देगा। बट इन द केस ऑफ अगर फाइल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, तो उस केस में आर मोड क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा और फाइल का ऑफसेट यानी फाइल का कर्सर कहां पे होगा आपका? बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। इन द केस ऑफ अपेंड मोड, फाइल ओपन होगी और फाइल ऑफसेट कहां चला जाएगा? एंड ऑफ द फाइल में। बट जो ध्यान देने वाली बात है कि डब्ल्यू मोड यानी कि राइट मोड के अंदर जब आप फाइल ओपन करते हो, जो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उस केस में क्या होता है? आपका कंटेंट क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा। जो जितना भी कंटेंट था आपका पुरानी फाइल के अंदर, वो सारा क्या हो जाएगा? खो जाएगा। और जो फाइल ऑफसेट है, यानी जो फाइल हैंडलर की पोजीशन है, वो कहां पे होगी? बिगिनिंग ऑफ द फाइल। सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डब्ल्यू मोड में क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल का डाटा क्या हो जाता है? ट्रंकेट हो जाता है। मोर ओवर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आर ए डब्ल्यू में कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड होते हैं। तो अगर सिंपल आर मोड होता तो कौन सा ऑपरेशन अलाउड होता? रीडिंग ओनली। ए एंड डब्ल्यू केस में ओनली राइटिंग। बट अगर प्लस है, तो प्लस क्या करता है? आपको अलाउ करता है बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। हेंस जैसे आर प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ए प्लस होता तो क्या होता? तब भी बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो आई होप थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको एक्सेस मोड्स के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सो दैट आप इस एक्सेस मोड्स को फ्यूचर के लिए भी रेफरेंस कर पाए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, लेट्स सी द ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो आर मोड क्या करेगा? आपको अलाउ करेगा ओनली रीडिंग ऑपरेशन। तो इस केस में क्या होगा? राइटिंग ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हेंस इस केस में क्या? ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट नहीं है। डब्ल्यू मोड में क्या होगा? डब्ल्यू प्लस के केस में बोथ रीडिंग एंड राइटिंग आर अलाउड। बट डब्ल्यू मोड क्या करेगा? आपका फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसके कंटेंट को क्या कर देगा? ओवरराइट कर देगा। हेंस ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है आपका। आर मोड दो बार यूज कर लिया तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया आपका। बट द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज आर प्लस। वाई आर प्लस? बिकॉज आर प्लस क्या करेगा? आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। प्लस जो आपका कंटेंट होगा पुराना, वो ओवरराइट भी नहीं होगा, यानी कि वो कंटेंट ट्रंकेट भी नहीं होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि अनुज वांट्स टू क्रिएट ए फंक्शन नेम टेस्ट। तो आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम दे रखा है विच इज टेस्ट। आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे स्टार्ट करते हो आप? डी ई एफ से, विच इज क्या है? आपका कीवर्ड है। तो फंक्शन नेम हो गया,
ठीक है, तो ये सिंटेक्स बता रहा हूं मैं आपको फंक्शन हेडर लिखने का, यूजर डिफाइन फंक्शन का। देन यू कैन हैव ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर यू कैन हैव पैरामीटर्स, ठीक है, एंड देन क्लोज ऑफ द ब्रैकेट एंड फॉलोड बाय द कॉलन। तो ये क्या है, आपका बेसिक सिंटेक्स है किसका, यूजर डिफाइन फंक्शन के हेडर का। तो अगर मैं बात करूं कैसे आप लिख सकते हो, तो फॉर दैट ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका कीवर्ड डी ई एफ से, फॉलोड बाय नेम ऑफ द फंक्शन विच इज ऑलरेडी गिवन एज टेस्ट। इस केस में कोई पैरामीटर कोई आर्ग्यूमेंट के बारे में बात नहीं करी गई है, तो दैट मीन्स इस केस के अंदर कोई आप पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, एंड फाइनली फॉलोड बाय कॉलन साइन। ओके, हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो आपको पाइथन का कोड दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि क्या इसका आउटपुट आएगा। सिंपली क्या कीजिए, पहले लाइन नंबरिंग कर लीजिए। ओके, नाउ आई विल राइट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इट इज सेइंग इन लाइन नंबर 1 के की वैल्यू क्या है आपकी 1। ओके, नाउ इट इज सेइंग कि लूप कब तक चलेगा, जब तक के की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 से कम होगी। ठीक है, देन इफ के मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी ब्रेक, अदरवाइज क्या होगी, के की वैल्यू अपडेटेड होगी बाय +2। ओके, तो फर्स्ट इटरेशन में के की वैल्यू क्या है 1, के की वैल्यू 1 है तो के मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर 4 विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड, इट विल गो टू लाइन नंबर 5। के की वैल्यू क्या हो जाएगी k+2, k+2 का मतलब क्या हो जाएगी 1+2 विच इज टर्न्स आउट टू बी 3। नाउ इट विल कम बैक टू लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 2 पे कंडीशन क्या है आपकी, इज 3 लेस देन 10, यस, कंडीशन क्या हो गई आपकी ट्रू। नाउ इट विल गो टू द लाइन नंबर 3 वेयर इट विल चेक इफ k मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, दैट मींस 3 मॉडुलस 3 अगर हमारा 0 के बराबर है या नहीं है। दैट मींस जब k की वैल्यू 3 है तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब क्या हो गया, लाइन नंबर 4 विल बी एक्सिक्यूटेड, दैट मींस ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पिक्चर में आ जाएगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पिक्चर में आ रही है तो क्या हो रहा है, आपका लूप टर्मिनेट हो जा रहा है। लूप टर्मिनेट होते ही क्या हो जाएगा, आपका लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा विच इज सेइंग प्रिंट के। दैट मींस जब आप लूप से टर्मिनेट हो रहे हो उस टाइम के की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, हेंस इस केस में क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आउटपुट निकालने का, स्पेशली लूप के ऊपर, तो कैसे उस लूप को आप अनफोल्ड कर सकते हो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। इट इज सेइंग नेहा वांट्स टू राइट अ डिक्शनरी इनटू अ बाइनरी फाइल यूजिंग पिकल। तो बाइनरी फाइल के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है विच इज नोन एज पिकल मॉड्यूल। ठीक है, इट इज सेइंग विच मेथड शुड शी यूज। तो क्या करना है आपको, एक बाइनरी फाइल के अंदर कुछ डाटा राइट करना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस बाइनरी फाइल के अंदर डाटा लिखने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। सो बिफोर आंसरिंग दिस वन आई विल टेक यू टू द स्लाइड्स, जहां पे क्या करा है मैंने, एक लिस्ट बनाई है आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के लिए कौन कौन से मॉड्यूल यूज होंगे, कौन कौन से रीडिंग फंक्शंस अलाउड है और कौन कौन से राइटिंग फंक्शंस अलाउड है। तो अगर मैं बात करूं बाइनरी फाइल की, तो हमारे पास कौन कौन से फाइल्स अलाउड है, .bin .dat हमारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, देन उसके लिए हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है, पिकल मॉड्यूल, जिसके अंदर रीडिंग के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है लोड, एंड राइटिंग के लिए कौन सा है डंप। सिमिलरली अगर मैं बात करूं .txt की, तो कौन कौन से रीडिंग फंक्शंस अलाउड है आपके पास, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइंस। फॉर राइटिंग वी हैव राइट एंड राइट लाइन। तो क्या कीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आएगा रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शंस के ऊपर, स्पेशली इन .txt .dat या .csv के ऊपर, तो उस केस में आप इसको इजीली रेफरेंस करके आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, इट इज सेइंग कि कौन सा मेथड उसको यूज करना चाहिए टू राइट अ डिक्शनरी इनटू ए बाइनरी फाइल। तो वी हैव ऑलरेडी सीन इट कि कौन सा फंक्शन होना चाहिए, आपका डंप फंक्शन होना चाहिए। राइट फंक्शन किसको है आपका .txt फाइल का, प्लस पिकल मॉड्यूल के अंदर वो अलाउड ही नहीं है। रीड सिंपली किसका हो गया .txt का। लोड क्या है आपका, पिकल मॉड्यूल का पार्ट तो है, बट ये किसके लिए काम किया जाता है, फॉर रीडिंग द डाटा। फॉर डंपिंग द डाटा यानी राइटिंग इनटू द फाइल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, now moving on to the next one. Next one is question number 6. It is saying the method blanks reads the entire content of a file as a single string. तो अगर मैं बात करूं, इसके अंदर पूछा गया है आपसे कि कौन सा मेथड है हमारा फाइल हैंडलिंग के अंदर जो क्या कर रहा है, पूरे डाटा को एज ए सिंगल स्ट्रिंग ले रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है .txt की। इनकेस अगर आपको फाइल एक्सटेंशन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा वो .txt। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी आपको बताया था कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन। .txt के अंदर यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको अलाउ कर रहे हैं टू रीड द डाटा फ्रॉम ए फाइल।
अगर आपको सारा डाटा रीड करना है फ्रॉम इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग, तो फॉर दैट वी कैन यूज रीड फंक्शन। अगर आपको एक लाइन का डाटा रीड करना है तो फॉर दैट वी कैन यूज रीड लाइन। और आपको सारा डाटा रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल लाइंस, देन फॉर दैट वी कैन यूज रीड लाइंस फंक्शन। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, इट इज सेइंग कि कौन सा मेथड ऐसा है जो रीड कर रहा है एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग, तो फॉर दैट वी हैव अ रीड फंक्शन। ओके, ध्यान दीजिएगा जब भी आप फंक्शन लिख रहे हैं उससे आगे आप पैरेंथेसिस जरूर लिखिए, वरना क्या होगा, जो भी वर्ड आपने लिखा है चाहे वो आइडेंटिफायर हो चाहे वो फंक्शन हो, उसका मीनिंग एंटायरली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7। इट इज सेइंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है पाइथन के अंदर और आपसे पूछा गया है कि क्या इसका आउटपुट आएगा। कोई भी एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसकी प्रेसिडेंस पता होनी चाहिए। अगर कोई प्रेसिडेंस का मतलब क्या है आपका, कि कौन सा ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के अंदर पहले इवेल्युएट होगा। वंस यू नो दिस, अगर कोई ऑपरेटर ऐसा है या सेट ऑफ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो सेम प्रायोरिटी के हैं, इन दैट केस क्या करना है, आपको उनकी एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए। सो वंस अगेन आई टेक यू टू द पीपीटी। क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के ऊपर, आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर आपने ये स्लाइड के बारे में आपको नॉलेज है तो यू विल डेफिनेटली एबल टू सॉल्व इट करेक्टली। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, आपकी ब्रैकेट्स की, यानी ब्रैकेट सबसे पहले रिजॉल्व होंगे। देन उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। देन हमारे पास चार ऑपरेटर्स ऐसे हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर एंड फ्लोर डिवीजन, जो क्या कर रहे हैं, सेम प्रायोरिटी के हैं। जब ऑपरेटर आपके सेम प्रायोरिटी के होते हैं या फिर कोई ऑपरेटर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, उस केस में क्या होता है, आपका एसोसिएटिविटी पिक्चर में आती है। तो एग्जांपल के लिए अगर हमारे केस में जैसे डबल स्टार यानी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर दो बार आ रहा है, तो कैसे रिजॉल्व होगा, वो राइट टू लेफ्ट, यानी सबसे पहले कौन सा रिजॉल्व होगा, राइट वाला एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर रिजॉल्व होगा। बाकी सारे केसेस में जनरली क्या है आपका, लेफ्ट टू राइट रिजॉल्व होता है। एक्सपोनेंशियल के केस में क्या होता है, जनरली राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व होता है। नाउ अगर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाऊं, तो सबसे पहले क्या रिजॉल्व होगा आपका, राइट वाला एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ तीन ऑपरेटर हैं, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर भी हमारे पास दो एक्सपोनेंशियल आ रहे हैं। सिंस हमारी एसोसिएटिविटी क्या है इसकी, राइट टू लेफ्ट, तो हेंस राइट वाला पहले रिजॉल्व होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना होता है आपका, 9। ओके, इनटू 2 प्लस 7, तो क्या होगा, 2 की पावर 9 विल बी 512 इनटू 2 प्लस का 7, तो 1024 प्लस का 7 विल बिकम 1031। हेंस इस केस में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, क्योंकि गलती से ही क्या करा आपने, एक स्टेप मिस किया तो आपका आंसर पूरा एंटायरली चेंज हो जाएगा। Now assume, let's say in place of right to left you went left to right, then we'll let's see क्या होता है उस केस में। तो क्या करते हैं आप, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8। ओके, 8 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 7 विच इज 64 इंटू 2 प्लस 7, तो क्या हो गया था, 128 प्लस 7 विच इज 135। इट मीन्स अगर आप अवेयर नहीं होते कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व होता है, तो उस केस में क्या करते हैं आप, सिंपली लेफ्ट टू राइट रिजॉल्व करते चले जाते हैं और आपका आउटपुट क्या जाता है, 135। सिंस एक ऑप्शन में ऑलरेडी 135 दिया हुआ है, तो क्या करते हैं आप उस ऑप्शन को टिक कर लेते, जो क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होने के बावजूद भी वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्वेश्चन आए एक्सप्रेशन के ऊपर, तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि उसकी प्रेसिडेंस क्या है किसी ऑपरेटर की। बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंस देन यू नीड टू फिगर आउट कि वो एसोसिएटेड है क्या, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। ओके, जनरली सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ही है ऐसा जो क्या होता है आपका राइट टू लेफ्ट रिजॉल्व होता है। विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। इट इज सेइंग कि रहीम ने क्या करा है, एक फॉलोइंग कोड लिखा है, इसके अंदर क्या करा है उसने, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक यूज किया है। आपसे पूछा गया है कि इस कोड का क्या आउटपुट आएगा। ओके, सो लेट मी डू द लाइन नंबरिंग फर्स्ट सो दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी लाइन क्या काम कर रही है। ट्राई ब्लॉक के अंदर बेसिकली क्या करते हो आप, जिस कोड को आप यूज करना चाहते हो, जिस या फिर जिस कोड में आपको लग रहा है कि एरर जनरेट हो सकता है, उस कोड को क्या करते हो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करते हो। तो इस केस के अंदर क्या करा आपने, x इक्वल टू 10/0, ये क्या करेगा, आपको एक रन टाइम एरर जनरेट करेगा विच इज जीरो डिवीजन एरर। सिंस यू ऑलरेडी अवेयर कि ये क्या करेगा, कोड आपका जीरो डिवीजन एरर देगा, तो आपने पहले से ही इसको क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया कि अगर मेरे कोड के अंदर जीरो डिवीजन एरर आएगा तो ये मैं ये काम करूंगा।
तो क्या काम करा आपने, प्रिंट करा दिया एरर फॉलोड बाई सब, एंड की वैल्यू क्या कर दिया आपने, स्पेस। तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, एरर फॉलोड बाई स्पेस। अब ध्यान दीजिए जो कर्सर है आपका वो कहां पर है, यहाँ है कर्सर आपका, यानी कि आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं किया, क्योंकि एंड पैरामीटर की वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू थी आपकी स्लैश एन, उसको सप्रेस करके क्या कर दिया आपने, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया स्लैश एन से एक स्पेस। ठीक है। एंड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के केस में होता क्या है आपका, अगर कोड में एरर नहीं है तो ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कोड में एरर है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। चाहे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चाहे एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग के केस में फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही है, चाहे आपके प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, बट फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही। तो हेंस इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, एरर के स्पेस के बाद एक्सीक्यूटेड, विच इज इन दिस केस एरर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। इट इज सेइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स। इट इज सेइंग जो नन है आपका कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी डिक्शनरी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। एवरी डिक्शनरी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हो आप, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो। नन क्या है आपका, एक स्पेशल डाटा टाइप है which represents absence of a value. Okay, so hence इस केस में क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, false है। Okay, now moving on to the next one. Next one is question number 10. It is saying the purpose of a default parameter. तो आपको बताना है कि डिफॉल्ट पैरामीटर का पर्पस क्या होता है। जैसे वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन हेडर। तो क्या होता है आपका, फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, उस पैरेंथेसिस के अंदर क्या हो सकते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए मेरे पास पैरामीटर्स हैं फॉलोड बाय कॉलम। तो लेट्स से इस केस में मेरे पास 3 पैरामीटर हैं। आपने कुछ काम करा लिया इस फंक्शन के अंदर, क्या करा, फंक्शन को कॉल किया आपने विद वैल्यू 1 2 3 एंड सिमिलरली आपने फंक्शन कॉल किया विद वैल्यू 3 एंड 4। नाउ जब ये फंक्शन कॉल होगा आपका तो ए की वैल्यू क्या होगी, मैप 1, बी की वैल्यू क्या मैप होगी 2 और सी की वैल्यू क्या मैप हो जाएगी 3। यानी कि जो वैल्यू थी आपकी सी इक्वल टू 0 वो क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी विद वैल्यू 3। बट इस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू विल मैप टू 3, बी की वैल्यू विल मैप टू 4 और सी की वैल्यू आपने कोई पास ऑन नहीं करी तो वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 ही रहेगी। दैट मीन्स डिफॉल्ट पैरामीटर क्या कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल वैल्यूज ले सकते हैं। दैट मीन्स व्हाइल कॉलिंग ए फंक्शन आप उस ऑप्शनल पैरामीटर की यानी डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को पास भी कर सकते हैं और नहीं भी पास कर सकते। दैट मीन्स यू आर अलाउइंग ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपको कोड दे रखा है तो आपको आउटपुट निकालना है। सो वंस अगेन लेट मी डू द लाइन नंबरिंग। तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है आपको a इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि आपको दे रखी है एक लिस्ट दे रखी है ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, a डॉट अपेंड, एक लिस्ट दे रखी है 4 5। ठीक है, फिर पूछा आपसे प्रिंट लेंथ ऑफ a। तो इस केस में क्या बोला गया है आपसे, जब आप अपेंड करोगे तो a की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी लुक लाइक दिस। दैट मीन्स अपेंड फंक्शन क्या करता है आपका, अलाउ करता है कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए, यानी कि आप इसके अंदर आप लिस्ट दीजिए, स्ट्रिंग दीजिए या टपल दीजिए, वो एज ए सिंगल एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इन द केस ऑफ एक्सटेंड, एक्सटेंड के केस में क्या होता, अगर यहाँ पे अपेंड की जगह एक्सटेंड होता तब क्या होता, ए की वैल्यू क्या हो जाती है उस केस में 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड होते चले जाते। अपेंड केस में क्या हो रहा है, इट इज एडिंग एज एन सिंगल एलिमेंट। इन द केस ऑफ एक्सटेंड क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाते। हाउएवर इन दिस केस ऑप्शन नंबर बी यानी 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा अपेंड और एक्सटेंड के बारे में। आप चाहें तो इस कोड को रन करके भी देख सकते हैं आईडीली के अंदर और अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज करके चेक कर सकते हैं कि कैसे अपेंड फंक्शन काम कर रहा है और कैसे एक्सटेंड फंक्शन काम करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। इट इज सेइंग यामिनी इज इंप्लीमेंटिंग ए स्टैक यूजिंग ए लिस्ट इन पाइथन। जो जनरली हम काम करते ही हैं कि स्टैक से क्या क्या करते हैं, आप स्टैक को इंप्लीमेंट करते हो यूजिंग ए लिस्ट। टू एड एन एलिमेंट 50 टू द स्टैक, क्या करना चाहिए उसको, उसको करना चाहिए स्टैक डॉट अपेंड। वाई अपेंड,
बिकॉज लिस्ट के अंदर क्या है, टू ऐड एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट, जनरली क्या करते हो आप, अपेंड फंक्शन ही यूज करते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13। इट इज सेइंग आपको एक कोड दे रखा है, उसका आपको आउटपुट बताना है। तो सबसे पहले आपका कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा और देखेगा कि क्या है, फंक्शन हेडर है, क्या करेगा, इसको इग्नोर कर देगा और कहां जाएगा, लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे जाने के बाद क्या करेगा, इट विल गो टू लाइन नंबर 1, जहां पे नेम की वैल्यू क्या हो गई, मैप हो गई विद रोहन। ठीक है, आफ्टर लाइन नंबर 1 इट विल गो टू लाइन नंबर 2, जहां पे क्या कर रहे हो आप, रिटर्न कर रहे हो हेलो कंकेटिनेशन विद नेम, तो इस केस में क्या आ जाएगा, हेलो रोहन। इट विल गो टू लाइन नंबर 3। सिंस ये रिटर्न तो कर रहा है बट लाइन नंबर 3 पे आप कुछ रिसीव कर नहीं रहे, यानी वैल्यू आप रिटर्न तो करा रहा है फंक्शन, बट आपके पास कोई होल्डर ही नहीं है उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, यानी कि कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर, कि फंक्शन अगर कुछ रिटर्न कर भी रहा है और हमारे पास कुछ वेरिएबल ही नहीं है जो उस वैल्यू को कंटेन कर पाए, तो हमारा आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो आई आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं मैं। इट इज सेइंग, जो प्राची है एक, वो क्या कर रही है, फाइल हैंडलिंग को लर्न कर रही है। उसने एक फाइल क्रिएट करी है विद नेम सैंपल डॉट टीएक्सटी। उसके अंदर हमारे पास 3 लाइन है। लाइन 1 के अंदर क्या है, वेलकम टू पाइथन। लाइन नंबर 2 के अंदर क्या है, फाइल हैंडलिंग इज इजी। और लाइन 3 के अंदर क्या है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसने क्या करा, ये कोड लिखा है फाइल के अंदर, टू रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल। तो क्या करा आपने, 1 2 3 कर लिया। सैंपल डॉट टीएक्सटी इन आर मोड, इसका मतलब क्या है कि आपकी सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो रीड मोड में ओपन होगी। उसका कर्सर पे कहां पे होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे। देन लाइन नंबर 2 में क्या है, एफ डॉट रीड लाइन। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी बताया था, रीड लाइन फंक्शन काम कैसे करता है आपका। तो रीड लाइन फंक्शन काम कैसे करता है आपका, फाइल के अंदर से आपकी सिंगल लाइन को रीड करेगा और डाटा किसमें देगा आपको, एक सिंगल स्ट्रिंग टाइप में देगा। सिंस इस केस में आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो क्या करेगा, पूरी की पूरी लाइन को रीड कर लेगा। तो बेसिकली काम क्या कर रहा है कोड, आपकी फर्स्ट लाइन रीड कर रहा है फ्रॉम द फाइल विच इज वेलकम टू पाइथन। ओके, so now let's see the what is the question. Which of the following is the correct explanation of what Prachi's code will output? It prints all the lines of the file. No, it prints only the first line of the file. This is correct. क्योंकि रीड फंक्शन क्या काम कर रहा है आपका, खाली फर्स्ट लाइन को ही रीड कर रहा है। सिंस आपने लाइन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट भी लगाई हुई है, दैट्स व्हाई क्या प्रिंट होगा आपका, फर्स्ट लाइन ही प्रिंट होगी। नाउ ऑप्शन सी इज कि इट गिव्स एन एरर बिकॉज रीड लाइन कैन नॉट बी यूज दिस वे, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, इट प्रिंट्स द लास्ट लाइन बिकॉज रीड लाइन जंप्स टू द एंड, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजों के बारे में। सबसे पहला आपको अब समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, मोर ओवर किस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे कि एक्सिस मोड के ऊपर, रीडिंग फंक्शंस के ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एमसीक्यू के अंदर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका और कौन सा टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, with that note let's move to the next one is question number 15। it is saying कि वंश ने क्या करा, एक वेरिएबल क्रिएट किया है x इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 7। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, इज इट एन इंटीजर, यस दिस इज एन इंटीजर। जनरली क्या होता है, आप लोग समझते हैं कि टपल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, है ये क्या हो गया आपका, एक सिंगल एलिमेंट टपल हो गया, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इन ऑर्डर टू इट टू बी ए सिंगल एलिमेंट टपल क्या करना पड़ेगा आपको, 7 फॉलोड बाई कॉमा। लिस्ट तो ये ऑब्वियसली नहीं है, लिस्ट क्या होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, डिक्शनरी क्या होता है की वैल्यू पेयर, बट साथ में क्या होता है कर्ली ब्रैकेट्स होता है। तो जनरली लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं टपल और इंटीजर के बीच में, इवन कंफ्यूज भी नहीं होते, दे आर प्रीटी मच श्योर कि ये टपल है, बट एक्चुअली क्या है, ये एक इंटीजर है। व्हाई, बिकॉज टपल के लिए क्या होना चाहिए था, इट शुड बी फॉलोड बाय ए कॉमा। हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। It is saying Karan wants to read data back from a binary file written using pickle.dump. Which method should he use? तो we have already seen in one of the previous question कि pickle मॉड्यूल के अंदर यानी बाइनरी फाइल के अंदर हमारे पास केवल दो ही फंक्शन है, लोड एंड डम्प। तो अगर डाटा रीड करना है तो लोड, अगर डाटा राइट करना है तो डम्प है। इस केस में क्या आ जाएगा, पिकल डॉट
load, which is option number D. Okay. Now moving on to the next one. Next one is question number 17. It is saying Chetan wrote the code below to open a file. F equals to open data.csv in W mode. न्यू लाइन को क्या कर दिया आपने सप्रेस कर दिया. Why is new line used in this one? तो कहने को ये क्वेश्चन भले ही एक नंबर का है लेकिन अंदर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा यूज हो रहा है स्पेशली न्यू लाइन पैरामीटर के केस में. अब जनरली होता क्या है जब आप इस न्यू लाइन पैरामीटर को सप्रेस नहीं करते तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू लाइन की वैल्यू क्या होती है आपकी /r/n और यूनिक्स में क्या होती है /n और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है न्यू लाइन पैरामीटर की जिसकी वजह से क्या होता है आपका डाटा ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है. इन द केस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है ये एक नई एक्स्ट्रा लाइन ऐड करता चला जाता है आफ्टर ईच एंड एवरी रो. तो जिसकी वजह से क्या होता है उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हो आप इस न्यू लाइन पैरामीटर क्या कर देते हो सप्रेस कर देते हो सो दैट आपकी जो फाइल है अक्रॉस द डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम ही काम करे. तो इस केस में क्या कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में यानी विंडोज के केस में आप एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइंस को रिमूव करने के लिए क्या करते हो न्यू लाइन पैरामीटर को सप्रेस करते हो. बट एक्चुअल रीजन क्या है आपका कि अक्रॉस द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपकी फाइल क्या रहे कंसिस्टेंट रहे. क्यों क्योंकि न्यू लाइन पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाती है कहीं जगह /r/n है कहीं जगह /n है और कहीं जगह /r है. तो उस वजह से क्या हो रहा है आपकी फाइल इनकंसिस्टेंट हो जाती है. जब आप क्या कर रहे हो उस फाइल को लोड करते हो विद द हेल्प ऑफ रीडर फंक्शन तो क्या होता है उस फाइल में क्या होता है डाटा इनकंसिस्टेंट शो होता है. तो इस केस में क्या है ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इट इज सेइंग मोनिका यूज्ड टू ट्राई एंड एक्सेप्ट but wants to add code that runs only if no error occurs. Which clause should she use? तो छोटा सा एक बात कर लेते हैं हमारे पास बेसिक सिंटेक्स क्या है ट्राई एंड एक्सेप्ट का यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या है हमारे पास सिंपल सिंटेक्स है. तो बेसिकली हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं. ओके तो सबसे पहले वो कोड जो आपको एरर दे सकता है उसका क्या करते हो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करते हो. अगर वो एरर देगा तब क्या काम करोगे एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आप उसको हैंडल करोगे. एल्स ब्लॉक का यूज होता है जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर नहीं है. एंड इस केस में क्या आ गया एल्स ब्लॉक विल बी द राइट आंसर. बट फाइनली ब्लॉक क्या होता है चाहे एरर आए या ना आए फाइनली ब्लॉक हमेशा एक्सिक्यूट होता ही है. हेंस इस केस में क्या है एल्स ब्लॉक विल बी द राइट वन. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द दिस वन इट इज सेइंग चेतना यूज द फॉलोइंग कोड. तो लाइन नंबरिंग कर लेता हूं मैं 1 2 3 4 एंड 5. तो फर्स्ट लाइन में क्या करा इंपोर्ट सीएसवी क्या करा आपने फाइल को ओपन कर लिया ओपन डाटा डॉट सीएसवी इन डब्ल्यू मोड. फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करा आपने विद द हेल्प ऑफ राइटर मेथड क्या करा आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया राइटर के नाम से ही. क्या करा आपने राइटर डॉट राइट नो नेम एंड एज. तो क्या कर रहे हो आप एक बेसिकली हेडर बना रहे हो अपनी फाइल के अंदर इस तरह से. अब जो भी डाटा होगा वो कहाँ आता चला जाएगा राइट रोज की हेल्प से या राइट रो की हेल्प से आगे कंटिन्यू होता जाएगा. तो इन जनरली क्या कर रहे हो आप एक फाइल क्रिएट कर रहे हो डाटा डॉट सीएसवी क्योंकि फाइल क्या करी आपने डब्ल्यू मोड में ओपन करी और साथ में क्या कर रहे हो आप हेडर रो को लिख रहे हो. आप लोड तो नहीं कर रहे लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको रीडर फंक्शन यूज करना पड़ता. सिमिलरली आप ना तो अपेंड कर रहे हो ना ही आप रीड कर रहे हो फाइल को. हेंस इस केस में क्या है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट बोथ क्वेश्चन 20 एंड 21 क्या है आपके असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड हैं. अगर आपके असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और रीजनिंग क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है तो क्या होना चाहिए था ए आएगा. अगर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तब क्या आएगा बी आएगा. असर्शन ट्रू है बट आर फॉल्स है तो क्या आएगा सी आएगा. असर्शन फॉल्स और आर ट्रू है तब क्या आएगा डी आएगा. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट देन विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21. Assertion is saying the in operator checks for membership in strings, this tuple and dictionary. It is correct. तो हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं इन एंड नॉट इन. ये क्या चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट या कोई वेरिएबल या कोई डाटा टाइप हमारा एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर या नहीं करता स्पेशली स्ट्रिंग लिस्ट टपल और डिक्शनरी के अंदर. देन इट इज लेट्स सी द रीजन द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द आइटम इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि मेंबरशिप ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करता है जब आइटम प्रेजेंट है. दैट मीन्स इट इज ओनली चेकिंग फॉर द मेंबरशिप इन द पर्टिकुलर डाटा टाइप्स. ओके हेंस इस केस में क्या होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21 इट इज सेइंग assertion is dictionaries in python are unordered collections of key value pair. This statement is little bit ambiguous. Why ambiguous?
because before Python 3.7 this statement is true, but after Python 3.7 this statement is false, because after Python 3.7 version ये क्या हो गई है, अब आपकी ऑर्डर्ड कलेक्शन हो गई है की वैल्यू पेयर का. But nevertheless, let's see the reasoning first. Values are in a dictionary are accessed using their index. This is false. Why false? Because डिक्शनरी के अंदर क्या होती हैं, आपकी जो एक्सेस होती है वैल्यू वो किससे होती हैं, कीज की हेल्प से होती हैं. ठीक है, जनरली क्या होता है आपका की वैल्यू पेयर होता है. तो की क्या काम करता है, एज एन इंडेक्स काम करता है फॉर एक्सेसिंग द वैल्यू. हेंस इस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन. असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स. हाउएवर आई एम स्पीकिंग अगेन कि ये स्टेटमेंट क्या है आपकी एम्बिगुअस है, बिकॉज पाइथन 3.7 से पहले क्या था, वो ट्रू था, उसके बाद क्या है वो फॉल्स है कंडीशन. ओके, नाउ विद दैट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन ए. आई जस्ट वांट यू टू टेक ए ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट सो दैट यू विल बी रिलैक्स, और क्या करेंगे वापस हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आई होप यू हैड योर ब्रेक. नाउ विल बिगिन विद सेक्शन बी, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 22. इट इज सेइंग योर स्कूल वांट्स टू स्टोर स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स इन ए CSV फाइल. Which function would you use to write one row at a time? And second part is which function would you use if you want to write multiple rows together? As we have already discussed in one of the previous question, CSV फाइल के अंदर कुछ अगर आपको लिखना है तो आपके पास कौन सा मेथड है, आपके पास राइटर मेथड. आई विल टेक ए मिनट ओवर हेयर टू मेक यू एक्सप्लेन कि कैसे ये फंक्शनैलिटी काम करती है. सबसे पहले क्या करते हो आप, अपना जो मॉड्यूल है CSV उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो. देन विद द हेल्प ऑफ दिस राइटर फंक्शन क्या करते हो आप, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया मेरा CSV_W. कैसे क्रिएट करते हो आप, मॉड्यूल CSV.writer, और जिस फाइल हैंडलर से आपने फाइल ओपन करी होगी, लेट्स से वी आर एज्यूमिंग हमने F से फाइल ओपन अपनी करी थी. नाउ with the help of this object we will be able to use these two functionality, write row and write rows. राइट रो एंड राइट रोज को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राइटर मेथड की हेल्प से पहले एक राइटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज राइट रो एंड राइट रो. राइट रो किसके लिए है आपका, वन रो एट ए टाइम, और राइट रोज किसके लिए है आपका, मल्टीपल रोज एट ए टाइम. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इट इज सेइंग टू राइट वन रो एट ए टाइम. इट इज सो इट्स सिंपल, क्या हो गया ये आपका राइट रो. सिमिलरली ये क्या हो गया आपका राइट रोज. ओके, दो क्वेश्चन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आपको पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि राइट रो और राइट रोज कैसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा देन यू विल बी अवेयर कि भाई राइट रो और राइट रोज हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको राइटर फंक्शन यूज करना ही पड़ेगा. ओके, नाउ moving on to the next one. Next one is question number 23. It is saying you want to read a file info.txt safely without manually closing it. Okay, write a Python program using the with statement to open and display the contents of the file. तो सिंपली क्या कह रहा है आपसे कि आपको विद क्लॉज की हेल्प से क्या करना है, फाइल को ओपन करना है और साथ में क्या करना है, उसको डाटा रीड करना है. सो फॉर दैट लेट्स मूव टू द PPT एंड ट्राई टू डू दिस वन. So simply first what I'll do, I'll go with clause. तो सिंपली क्या करते हैं आप, अगर विदाउट क्लॉज जाते तो F इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या है आपका info.txt. तो क्या करते हैं आप, info.txt को ओपन करते हैं, किस मोड में, आर मोड में. नाउ जो भी डाटा होता है आपका उसको कैसे रीड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन. अब रीड फंक्शन से क्या मिल जाएगा आपको, सारा डाटा इन ए सिंगल स्ट्रिंग मिल जाएगा. क्या करते हैं अब आप, प्रिंट डाटा, और फाइनली क्या करते हैं आप, इस फाइल को क्लोज कर देते. तो ये काम होता आपका अगर आपसे स्पेसिफिकली बोला नहीं गया होता कि आपको विद स्टेटमेंट यूज करनी है. नाउ अगर आपसे बोला गया है कि आपको विद स्टेटमेंट्स के साथ करना है तो कैसे करोगे आप, विद ओपन, अगेन फाइल का नाम क्या है, info.txt, कोट्स के अंदर, एंड फाइनली क्या करोगे, रीड मोड में ओपन करोगे एस एफ. एफ क्या हो गया इस केस में, फाइल हैंडलर हो गया. अगेन सिंपली क्या करोगे आप, डाटा को रीड कर लोगे अगेन विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन, एंड देन क्या करोगे, उस डाटा को क्या कर दोगे, फर्दर प्रिंट करा दोगे. ओके,
तो इस केस में क्या था, विद स्टेटमेंट के केस में आपको फाइल को मैन्युअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे ही कर्सर आपका इस ब्लॉक से बाहर आएगा, इस इंडेंटाइजेशन से बाहर आएगा, फाइल क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सिंस पेपर में आपसे पूछा गया था विद स्टेटमेंट से, तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये एंटायरली क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा पेपर में पूछा क्या गया है, स्पेसिफिकली अगर किसी मेथड को पूछा गया है तो आपको वो मेथड ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ with that note, moving on to the next one. Next one is the OR part of question number 23. It is saying, write a function count in Python to read the content of a text file states.txt and count the number of words having a letter E more than 2 times. अगर अपर केस आ रहा है, लोअर केस आ रहा है, तो उसको आपको एज ए सेम काउंट करना है। यानी कि या तो कैपिटल ई आ जाए, स्मॉल ई आ जाए, तब भी क्या करना है, उसको आपको काउंट करना है। तो फॉर दैट लेट्स मूव टू द पीपीटी वंस अगेन एंड लेट्स ट्राई टू डू इट। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना है आपको, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना है, विच इज डीईएफ। और फंक्शन का नाम क्या है आपका, काउंट। ध्यान दीजिएगा जो नाम आपको दे रखा है आपको वही नाम लेना है, अपनी ज्यादा स्मार्टनेस आपको नहीं दिखानी। स्मॉल केस में दे रखा है तो स्मॉल केस ही चाहिए, कैपिटल केस दे रखा है तो कैपिटल केस ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, फाइल को ओपन करना है, इसका नाम क्या है, स्टेट्स डॉट टीएक्सटी। तो सिंपली क्या करोगे आप, एफ इक्वल्स टू ओपन स्टेट्स डॉट टीएक्सटी। ठीक है, किस मोड में ओपन करोगे आप, आर मोड में ओपन करोगे। नाउ क्या करना है, उसके बाद आपको सारा कंटेंट रीड करना है, साथ में ही क्या चाहिए आपको, वर्ड्स चाहिए। तो वर्ड्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले डाटा रीड करना पड़ेगा, अगेन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, एफ डॉट रीड। इस डाटा के अंदर क्या आ जाएगा आपका, एक सिंगल स्ट्रिंग आ जाएगी, जो क्या होगी, पूरी फाइल का कंटेंट होगा। अब इसको क्या करना है आपको, नंबर ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप, यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। तो यूजिंग स्प्लिट फंक्शन क्या करोगे आप, वर्ड्स में कन्वर्ट कर दोगे। अब ये जो वेरिएबल है वर्ड्स, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, जिसके अंदर स्ट्रिंग के हर एक वर्ड किस फॉर्मेट में आ जाएगा, एज एन एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। ओके, नाउ सिंपली क्या करोगे आप, ट्रेवर्स करोगे। ट्रेवर्स करने से पहले क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लोगे जो क्या काउंट करेगा आपका, ई। इसकी इनिशियल वैल्यू क्या ले ली आपने, 0, बिकॉज वी डोंट नो इन एडवांस कितने नंबर ऑफ ईज हमारी फाइल के अंदर है। तो सिंपली क्या करोगे आप हर एक वर्ड को आप ट्रेवर्स करोगे फॉर आई इन वर्ड्स। तो आपको क्या काउंट करना है, वो वर्ड काउंट करना है जिसके अंदर आपका काउंट 2 से ज्यादा आ रहा है ई का। ओके, तो सिंपली क्या करोगे आप, इफ आई डॉट लोअर, क्या कर दिया आपने, पहले आई को लोअर केस बना दिया, यानी पूरे वर्ड को क्या कर दिया, लोअर केस कर दिया। देन क्या काउंट कर रहे हो उसके अंदर आप, स्मॉल ई। अगर स्मॉल ई काउंट करने के बाद वैल्यू 2 से ज्यादा आ रही है, तो क्या करोगे आप, उन वर्ड्स की वैल्यू को क्या कर दोगे, इंक्रीमेंट कर दोगे। तो सी अंडरस्कोर ई प्लस 1। तो वैल्यू क्या कर दी आपने, इंक्रीमेंट कर दी, किसकी, जो वेरिएबल क्या कर रहा है आपका, स्टोर करा रहा है वो नंबर ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एलिमेंट ई या अल्फाबेट ई 2 से ज्यादा बार आ रहा है। ओके, आफ्टर द लूप क्या करोगे आप, सिंपली प्रिंट करा दोगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग ई मोर देन 2 times आर, जितने भी है सी अंडरस्कोर ई। फाइनली क्या करोगे आप, फाइल को क्लोज कर दोगे। तो इतना टास्क आपको परफॉर्म करना था विद इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते गए। कैसे हमें पता चला कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रीड फंक्शन के बाद स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। देन आपको लेटर ई काउंट करना है मोर देन 2 टाइम, जिसके अंदर आपको दोनों केस कंसिडर करने हैं, अपर केस के भी लोअर केस के भी। तो क्या करा आपने, सारे ही वैल्यू को क्या कर दिया, पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। देन यू विल गो फॉर द काउंट, कि अगर काउंट मेरा अब ई का 2 से ज्यादा है तो उस केस में क्या करूंगा, मैं वैल्यू को अपडेट कराऊंगा। ओके, विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज, इट इज सेइंग रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग एरर। तो आपको एक कोड दे रखा है, आपको क्या करना है, उसके अंदर से एरर रिमूव करने हैं, प्लस जो चेंजेस आप परफॉर्म कर रहे हैं उनको क्या करना है, आपको अंडरलाइन भी करना है। नाउ लेट्स सी द कोड। कोड क्या है आपका, टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर फ्रॉम 100 टू 500। इसके अंदर क्या करना है आपको, बाउंड्री वैल्यूज भी इंक्लूड करनी है। तो लेट मी डू द लाइन नंबरिंग फर्स्ट, सो दैट वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि कौन सी लाइन में एरर है।
ओके, तो सिंपल टास्क क्या करना है आपको, 100 से लेकर 500 तक हर डिजिट का क्या करना है, सम करना है, और क्या करना है, उस सम को डिस्प्ले कराना है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल 100 के केस में क्या आ जाएगा, सम 1, 101 के केस में क्या आएगा, 2, 102 के केस में 3। तो ये टास्क आपको परफॉर्म करना है। नाउ लेट्स सी हाउ। तो अगर मैं बात करूं लाइन नंबर 1 की, ये क्या है, a इक्वल्स टू 100। तो सिंस हमारे जो नंबर्स है किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लाइन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा है, while a इज लेस देन 500, सिंस इट इज कंसिडरिंग लेस देन ओनली, तो ये क्या कर रहा है, आपकी जो बाउंड्री वैल्यू है 500 उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या आनी चाहिए थी वैल्यू, या तो 501, और दूसरा केस क्या बनता, लेस देन इक्वल्स टू 500। आपके पास यहाँ दो कंडीशन बन सकती थी, या तो ये या फिर ये। ओके, तो हमारे लाइन नंबर 2 में क्या है, एरर है। उस एरर क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज भी करना पड़ेगा, साथ में अंडरलाइन भी करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज b इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ a, दैट मींस इट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट, लेट्स से 100 को इन द स्ट्रिंग। लेट्स गो अलोंग विद द कोड एंड देन वील सी कि ये वैल्यू हमारी सही है या नहीं है। नाउ इट इज सेइंग c इक्वल्स टू 1, व्हाई वी डोंट नो, बट लेट्स सी, लेट्स कंटिन्यू इट अगेन। फॉर i इन b, यानी क्या कर रहे हो आप, ट्रेवर्स कर रहे हो, दैट मींस i की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, पहले 1, देन क्या होगी 0, एंड देन 0, देन क्या कर रहा है, c इक्वल्स टू c प्लस आई। इसका मतलब क्या है आपका, c इक्वल्स टू c प्लस आई। इट इज नॉट पॉसिबल। वाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज c क्या है आपका, एक इंटीजर वैल्यू है, और i क्या है आपकी, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को आप आपस में कंकैटिनेट या ऐड नहीं कर सकते। इन दैट केस वन ऑफ द वैल्यूज नीड टू बी चेंज। तो दैट मीन्स, लेट्स से अगर मैं b की वैल्यू को चेंज करूंगा तो फिर आप उसको ट्रैवर्स नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या करोगे, आप इस वैल्यू को चेंज करोगे कैसे, लाइन नंबर 6 के अंदर व्हाट विल यू डू, c इक्वल्स टू c प्लस इंटीजर ऑफ i। सिंस c क्या कर रहा है, आपकी पूरी वैल्यू होल्ड करेगा सम की, तो इट शुड बी 0, इट शुड बी इनिशियलाइज टू 0। हैंस इस केस में क्या आएगा, यहाँ पे c की वैल्यू शुड बी 0। तो अब तक आपने तीन एरर फाइंड आउट कर लिए, लाइन नंबर 2 के अंदर, लाइन नंबर 4 के अंदर और लाइन नंबर 6 के अंदर। कभी कभी क्या होता है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर नहीं मिलते, उस केस में क्या करना पड़ता है, आपको कोड के साथ चलना पड़ता है। एंड व्हेन यू गो अलोंग विद द कोड देन यू रियलाइज कि यार ये काम तो पॉसिबल नहीं है, दैट मींस जो अपर वैल्यूज हैं उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ b इक्वल्स टू c। ये इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या हो गया आपकी, ये इंटीजर वैल्यू है और सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नाउ लाइन नंबर 8 में क्या है आपका, a प्लस इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स अगेन a इक्वल्स टू a प्लस 2। सिंस वी नीड टू गो वन बाय वन, 101 102, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, +1 आना चाहिए था। हेंस इस केस में आउटपुट क्या आना चाहिए था, a इक्वल्स टू a प्लस 1, या फिर क्या कर सकते थे आप, a प्लस इक्वल्स टू 1। दोनों ही क्या है आपके, करेक्ट है इस केस में। तो आई होप यू रियलाइज कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया कोड को, और चेकआउट किया कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर क्या एरर हो सकते हैं। पेपर के अंदर जरूरी नहीं है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मिले एरर, हो सकता है आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़े क्वेश्चंस के अंदर, देन ओनली यू विल बी एबल टू रियलाइज कि इसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं। इन जनरल 2 नंबर का क्वेश्चन है अगर, तो उसमें 4 एरर होते ही हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। इट इज सेइंग आ शॉप वांट्स ए फंक्शन बिल। तो आपको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम दे रखा है बिल। इसके अंदर आपको तीन पैरामीटर्स दे रखे हैं ऑलरेडी, प्राइस, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट, दैट रिटर्न्स द टोटल बिल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। ओके, तो क्या करना है, बेसिकली आपको टोटल बिल कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या होगा, टोटल बिल सबसे पहले क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये क्या हो गया आपका ओवरऑल बिल हो गया। अब इस बिल में से अगर आप डिस्काउंट माइनस कर दो, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, और डिस्काउंट जनरली क्या होता है आपका, परसेंटेज में होता है, तो d/100 अगर आप माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगा, आपका टोटल बिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग दे वांट दिस डिस्काउंट पैरामीटर टू बी ऑप्शनल विद अ डिफॉल्ट ऑफ 0। दैट मीन इट इज सेइंग जो डिस्काउंट पैरामीटर है ये क्या है आपका, डिफॉल्ट वैल्यू है, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। Create this function in Python and demonstrate calling this function with and without the discount. Okay, so now let's move to the PPT and do this one. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, कीवर्ड यूज करोगे DEF, विद फंक्शन का नाम आपको ऑलरेडी गिवन है, और मोर ओवर क्या गिवन है आपको, पैरामीटर्स के नाम भी गिवन है। तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, जो चीज गिवन है एज इट इज वो ही लिखनी है।
ठीक है, प्राइस, क्वांटिटी एंड फाइनली डिस्काउंट। आपको बोला गया है जो डिस्काउंट है वो क्या है आपका ऑप्शनल पैरामीटर है, यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर है। तो हेंस इसकी वैल्यू क्या कर दी आपने, इनिशियलाइज कर दी विद 0। ओके, नाउ वंस वी डिफाइन द फंक्शन, नेक्स्ट क्या करना है आपको, टोटल बिल कैलकुलेट करना है। तो टोटल बिल क्या हो जाएगा आपका, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो जितनी क्वांटिटी है उसमें आपने प्राइस को ऐड कर दिया। अगर डिस्काउंट है तो उस केस में क्या करोगे आप, उस डिस्काउंट को भी माइनस करोगे। कैसे करोगे, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी। आई होप आपको मैथमेटिकली पता हो कि कैसे आप डिस्काउंट माइनस करते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय डिस्काउंट। सिंस डिस्काउंट जनरली क्या होता है आपका परसेंटेज में होता है, तो क्या करोगे आप, डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट टोटल बिल। और सिंपली क्या करना है आपको, रिटर्न कर देना है टोटल बिल। जो भी टोटल बिल आपने कैलकुलेट किया उसे क्या करोगे आप, रिटर्न कर दोगे। नाउ क्या करोगे, इस फंक्शन को आप कॉल करोगे विद सम वैल्यूज। तो फर्स्ट केस में अगर मैंने लेट्स से प्राइस क्या ले लिया 10 और क्वांटिटी क्या ले ली 2, यानी कि मैंने डिस्काउंट वाला वेरिएबल लिया ही नहीं। नाउ थर्ड केस में क्या करूंगा, मैंने 10 2 और लेट्स से 20% क्या कर दिया मैंने, डिस्काउंट कर दिया। तो क्या करना था आपको, इस फंक्शनैलिटी को कॉल करना था विद और विदाउट डिस्काउंट। तो इस केस में जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो प्राइस की वैल्यू क्या मैप हो जाएगी, 10, क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, एंड ओवरऑल टोटल बिल क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो प्राइस इंटू क्वांटिटी विच इज 10 इंटू 2 माइनस, अब कुछ भी आप लिख लो, सिंस डिस्काउंट इज 0 तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 ही हो जाएगी। तो टोटल बिल कितना आ गया आपका, 20 रुपीज आ गया। बट इन द केस ऑफ दिस वैल्यू, अगर आप इसको चेक करोगे तो प्राइस की वैल्यू कितनी है आपकी 10, क्वांटिटी की कितनी है 2, और डिस्काउंट कितना दे रखा है आपने 20% दे रखा है। तो नाउ व्हाट यू डू, टोटल बिल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 10 into 2 minus 20% of this overall value. That means 10 into 2 into 20/100, ये एक टास्क परफॉर्म होगा। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा फर्दर तो 20 माइनस ये कितना हो गया, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, दैट कम्स आउट टू बी 4। तो 20 - 4 कितना हो गया आपका 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 16। तो 20 - 4 का मतलब क्या हो गया, बेसिकली 20% ऑफ 20, दैट इज कम्स आउट टू बी 16। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे डिफॉल्ट पैरामीटर की हेल्प से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर सकते हो, ओवरराइट भी कर सकते हो, और अगर आपने वो वैल्यू पास नहीं भी करी तो क्या कर सकते हो आप, उस वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू से को यूज भी कर सकते हो। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आपका रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन में क्या होते हैं आपके, तीन पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट और स्टेप की क्या होते हैं आपके ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यूज अगर आप पास नहीं भी करोगे तब भी फंक्शन आपका काम करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या ले लेगा वो 0 and 1। ओके, तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए क्वेश्चन कोई अगर आ रहा है स्पेशली प्रोग्रामिंग के अंदर तो कैसे उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द और पार्ट ऑफ इट। और पार्ट इज क्रिएट ए फंक्शन वैलिड, और ब्रैकेट में दे रखा है इसका आर्गुमेंट पासवर्ड। तो सिंपल क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, वैलिड, और उसका आर्गुमेंट क्या है, पासवर्ड। इन पाइथन दैट रिटर्न्स ट्रू। कब रिटर्न करेगा ट्रू ये, अगर पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 8, और एटलीस्ट इट कंटेन्स है नंबर, यानी कि वन ऑफ द जो एलिमेंट है पासवर्ड का या वन ऑफ द जो कैरेक्टर है पासवर्ड का वो एक नंबर जरूर होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो क्या रिटर्न करना है आपको, फॉल्स। ठीक है, तो वंस अगेन लेट्स गो टू द पीपीटी एंड ट्राई टू डू दिस वन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला क्या है आपका, फंक्शन डेफिनेशन है आपकी विच इज डीईएफ। फंक्शन का नाम क्या है आपका, वैलिड, एंड ब्रैकेट में क्या है आपका, पासवर्ड। ठीक है, नाउ क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले अगर पासवर्ड की लेंथ क्या है हमारी, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स है, तो क्या करोगे आप, इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड हमारा पास आर्ग्यूमेंट है उसकी अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करूं, दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तब मैं क्या करूंगा, आगे प्रोसीड फर्दर करूंगा। तब क्या करूंगा मैं, चेक करूंगा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पासवर्ड, और उसमें अगर मेरा कोई भी वैल्यू, अगर मेरी एक भी वैल्यू ऐसी होगी जो डिजिट के फॉर्म में होगी, यानी 0 से लेकर 9 के फॉर्म में होगी, तो क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न करा दूंगा ट्रू। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, फॉर आई इन पासवर्ड
ठीक है, तो क्या होगा, इफ आई डॉट इज डिजिट, दैट मीन्स अगर एक भी वैल्यू ऐसी हुई जो डिजिट्स में आ रही है तो क्या रिटर्न करा दूंगा मैं, ट्रू। ठीक है, यही टास्क था आपका। अगर मेरा कुछ भी टास्क नहीं हो रहा है, या तो लेंथ मेरी 8 से ज्यादा नहीं है, या 8 से ज्यादा अगर लेंथ है, उसके अलावा हमारे कोई डिजिट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न हो जाएगा, मेरा फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। आपको यहां समझने की जरूरत है कि फंक्शनैलिटी काम कैसे हो रही है। लेट मी डू द लाइन नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई भी केस होगा जिसके अंदर अगर एक भी डिजिट आ गई, अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से ज्यादा है, तो रिटर्न हो जाएगा ट्रू। रिटर्न ट्रू होते ही क्या होगा, लूप से आप ऑटोमेटिकली, जो कंट्रोल है आपका, लूप से ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और कहां चला जाएगा, जहां पे फंक्शन आपका कॉल हुआ था। हैंस इस केस में आपको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहां से शिफ्ट हो जाएगा टू द मेन प्रोग्राम जहां पे फंक्शन आपका कॉल हुआ था। ओके, सो आई होप विद दीज टू क्वेश्चंस यू गॉट टू नो कि यूजर डिफाइन फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रोग्रामिंग का तो कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना है। स्टेप वन विल ऑलवेज बी लाइक दिस, कि क्या करना है, पहले आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। और जनरली क्या होता है, आपके प्रोग्राम के अंदर उस फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम पैरामीटर नेम और सेम फंक्शन नेम के साथ ही आगे बढ़ना है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, यू नीड टू सी अब मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स क्या आएंगी, एंड देन यू विल गो अलॉन्ग विद द कोड। ओके, with that note, moving on to the next one. Next one is question number 26. It is saying you are working on a Python project located at C users John projects. Inside it there is a folder data containing info.txt. तो क्या दे रखा है आपको, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी दे रखी है, यानी जो आपका यूजर है वो पर्टिकुलरली अभी इस डायरेक्टरी में काम कर रहा है। अगर आपको उस फाइल को एक्सेस करना है, किस फाइल को एक्सेस करना है, info डॉट टीएक्सटी को, तो कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव पाथ और विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट पाथ। नाउ ध्यान दीजिएगा, जो रिलेटिव पाथ होता है आपका, वो किस कॉन्टेक्स्ट में काम होता है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी कि वो रिलेटिव होता है आपका, रेफरेंस किससे लिया जाता है, आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रेफरेंस से। तो अगर आप मैं इसको एक्सेस करना चाहूं तो कैसे एक्सेस कर सकता हूं, लेट्स से एफ इक्वल्स टू ओपन, ब्रैकेट में क्या आएगा, कोट्स के अंदर डाटा, यानी कि वो फोल्डर जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी से नेक्स्ट होगा, देन info डॉट टीएक्सटी, दिस वुड बी माई पाथ टू एक्सेस द info.txt। अगर मुझे info.txt एक्सेस करनी है यूजिंग रिलेटिव पाथ, दैट्स हाउ आई कैन यूज इट। सिमिलरली अगर मुझे एब्सोल्यूट पाथ चाहिए, तो एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रूट फोल्डर से स्टार्ट होता है। रूट फोल्डर का मतलब सी से स्टार्ट होगा आपका, तो उस केस में क्या रहोगे आप, सी, जो भी पाथ आपको दे रखा है, यूजर्स जोन, और फाइनली प्रोजेक्ट्स एंड डाटा, अगेन info.txt, एंड ओपन किस में करोगे आप, आर मोड में ओपन कर दोगे। तो आई गेस आपको आइडिया लगा होगा कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ होते क्या है। रिलेटिव पाथ जनरली क्या होता है, वो पाथ जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के रेफरेंस में होता है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जो रूट फोल्डर से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द और पार्ट ऑफ इट। इट इज सेइंग a software project saves configuration settings like theme and language in a text file। आपसे पूछा गया है कि why is a text file more suitable than a binary file for this particular purpose। तो अगर मैं जेनरिक आंसर देना चाहूं इसका, तो सबसे पहला जेनरिक आंसर क्या होता है, जो टेक्स्ट फाइल होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, ह्यूमन रीडेबल। जो जनरली आप लिख के आते हो कि ह्यूमन, वो क्या है आपकी टेक्स्ट फाइल, क्या है आपकी ह्यूमन रीडेबल है। देन क्या लिख के आते हो आप, कि ये क्या है आपकी, इजी टू डीबग है या इजी टू मॉडिफाई है। अगर कोई एरर आ भी रहा है तो टेक्स्ट फाइल को आप इजीली डीबग भी कर सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट इन द केस ऑफ बाइनरी फाइल इट इज नॉट दैट इजी। देन यू विल से कि ये क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के आप आराम से इसको भेज सकते हो। बट इन द केस ऑफ बाइनरी फाइल ये क्या हो सकती है आपकी, एनकोडिंग का इशू क्रिएट कर सकता है। देन मोर ओवर क्या है आपकी, ये सिंपल होती है। दैट मीन्स टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा लिखना या राइट करना काफी इजी है इन कंपैरिजन टू बाइनरी फाइल, जिसके अंदर क्या चाहिए आपको, एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं टेक्निकल आंसर की, तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या होती हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हमारी नेचर में, तो जिसके लिए हमें बाइनरी फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करूं, तो 2 नंबर के केसेस में आप इजीली 4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हो, जिसके अंदर आप इजीली मैनेज कर सकते हो कि इट इज ह्यूमन रीडेबल, इजी टू डीबग, पोर्टेबल।
बट जो टेक्निकल आंसर है वो ये है कि जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं आपकी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं आपकी, तो दैट्स व्हाई वी जनरली गो फॉर बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के अंदर जनरली आप क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स डाटा स्टोर कराते हो सो दैट वो इजीली मॉडिफाई ना हो पाए। बट जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हो गई ये क्या होनी चाहिए, इजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, सो दैट यूजर्स अगर कोई इसको चेक भी कर रहा है तो उसको इजीली मॉडिफाई कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, with that note, let's move on to the next one. Next one is saying, write a program in Python that takes a string as an input from the user and counts the number of alphabets and spaces in that string. ये काफी easy question है, but nevertheless, let's move to the PPT and try to do this one. Okay. So first thing first, क्या करना है, पहले आपको एक string input करानी है user से। क्या करोगे आप, string 1 input करा लिया आपने, user से बोल दिया enter a string. वंस यू एंटर द स्ट्रिंग, आप दो वेरिएबल ले लीजिए, इसके अंदर क्या करेंगे, अल्फाबेट्स काउंट कराएंगे और स्पेस काउंट कराएंगे। आप क्या करोगे, आप हर एक कैरेक्टर को रेफर करोगे फॉर आई इन एस टी आर वन। तो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस ऐसे हैं जो क्या करेंगे, आपको अलाउ करेंगे टू फैच अल्फाबेट्स और स्पेस। ठीक है, तो इज अल्फा एंड इज स्पेस, अगर मेरा कोई कैरेक्टर अल्फाबेट है तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, स्पेस है तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, इफ आई डॉट इज अल्फा, यानी कि मेरा जो आई है वो अल्फाबेट्स के अंदर है, तो क्या करूंगा मैं, ए की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा बाय 1। इफ आई क्या होगा मेरा, एज स्पेस होगा, यानी कि स्पेस के अंदर लाई कर रहा होगा, उस केस में क्या करूंगा मैं, एस की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा बाय 1। और फाइनली क्या करूंगा, बाद में दोनों वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा कि लाइक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हो गए मेरे, ए, और सिमिलरली नंबर ऑफ स्पेसिस कितने हो गए मेरे पास, एस हो गए। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूं पिछले क्वेश्चन से जो आपके एमसीक्यू में प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस आए थे आउटपुट निकालने वाले, या इवन जो इससे पहले आपका प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन था फाइल हैंडलिंग के ऊपर या लेट्स से यूजर डिफाइन फंक्शन के ऊपर, उस क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन काफी इजी है। ओके, तो पेपर में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है, तो आप कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे और कैसे आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। ओके, now moving on to the next one. Next one is question number 28. It is saying, is it mandatory to write final block after try and except? Moreover, can we write multiple finally blocks? First thing first, it is not mandatory to write finally block. फाइनली ब्लॉक एक ऑप्शनल ब्लॉक होता है, जो क्या होता है आपका ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज नॉट मैंडेटरी। नाउ सेकंड थिंग, कैन वी राइट मल्टीपल फाइनली ब्लॉक्स? दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज हमारे पास खाली एक ही फाइनली ब्लॉक हो सकता है, दो इट इज अ ऑप्शनल ब्लॉक, बट हमारे पास मैक्सिमम एक ही फाइनली ब्लॉक हो सकता है। तो विद दैट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर सेक्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन सी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी के अंदर, आपका क्वेश्चन नंबर 29। इट इज सेइंग, टू एंश्योर ए फाइल इज प्रॉपर्ली क्लोज आफ्टर यूज, यू कैन कॉल द मेथड। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई फाइल आपकी प्रॉपर्ली क्लोज है या नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, एफ डॉट क्लोज यूज कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, आपकी फाइल को पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन क्लोज है या नहीं है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। बाय डिफॉल्ट द ओपन फंक्शन ओपन ए फाइल इन विच मोड, रीड मोड, यानी कि आर मोड के अंदर। इसको आप क्या बोलते हो, आप रीड मोड भी बोलते हो। क्यों, अगर आपने ओपन फंक्शन के अंदर जब फाइल का नाम दिया और कोई एक्सेस मोड पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड लेता है, वो रीड मोड लेता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, टू राइट ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एट वंस, यू यूज द मेथड राइट लाइन्स। जैसे मैं आपको मल्टीपल टाइम्स भी दिखा चुका हूं, और इवन आपसे मैंने बोला भी था कि आप स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी है, यानी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स लिखनी है एक साथ, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, राइट लाइन्स है। अगर वन बाय वन लिखनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, राइट फंक्शन है। ओके, नाउ विद दैट नोट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30। इट इज सेइंग, write a program in Python to take marks of n students as an input from the user and store them in a list n। तो पहले ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या लिखना है, डाटा लिखना है, और किसमें स्टोर कराना है, l के अंदर। तो सिंपली क्या करोगे आप, पहले इनिशियल एक l एम्प्टी लिस्ट ले लीजिए, फिर n की वैल्यू इनपुट करा लीजिए यूजर से, int input, enter the number of students।
फिर क्या करोगे आप, लूप रन करोगे। उस लूप के अंदर क्या करोगे आप, एन नंबर ऑफ टाइम्स रन करोगे उस लूप को। देन हर केस में क्या करोगे आप, मार्क्स इनपुट कराओगे। लेट्स से आई एम अज्यूमिंग मार्क्स किस में होंगे, हमारे इंटीजर फॉर्मेट में होंगे। क्या बोलोगे आप यूजर से, एंटर द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, और साथ में क्या करते जाओगे, इसको लिस्ट के अंदर ऐड करते जाओ। तो लिस्ट के अंदर क्या आ गया आपके पास, मार्क्स आ गए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, रिमूव एनी डुप्लीकेट मार्क्स एंड डिस्प्ले द यूनिक मार्क्स लिस्ट। अगर क्या करना है आपको, वंस यू हैव द मार्क्स लिस्ट आपके पास आ गई, अब क्या करना है आपको, उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, एक लिस्ट ले लूंगा, दूसरी लिस्ट वन ले लेता हूं एम्प्टी। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी उसको क्या करूंगा, ट्रैवर्स करूंगा फॉर आई इन एल। इफ जो आई है मेरा, यानी जो एलिमेंट लिस्ट के अंदर, वो मेरा अगर सेकंड लिस्ट के अंदर नहीं है, क्या करूंगा मैं, उसके अंदर अपेंड कराता जाऊंगा। यानी लिस्ट वन क्या बन जाएगी मेरी, अब यूनिक लिस्ट बन जाएगी। क्यों, अगर इसके अंदर आई रिपीट हो रहा होगा तो वो एलिमेंट ऐड नहीं होगा। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता लिस्ट वन के अंदर तो क्या होगा, वन टाइम वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उस केस में वो लिस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट। इट इज सेइंग आल्सो सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है आपको, लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, साथ में क्या करना था, वो डिस्प्ले भी कराना था। तो पहले क्या करोगे आप, प्रिंट करा दोगे लिख के कि यूनिक मार्क लिस्ट इज, जो भी है आपका, क्या कर दोगे, लिस्ट वन। ओके, अब मैं आगे से कंटिन्यू कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट क्या था, आपको सॉर्ट करनी है लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, इससे क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में। साथ में क्या करोगे आप, उसको रिवर्स कर दो। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, ये वाली फंक्शनैलिटी यूज कर सकते थे, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, सॉर्ट के अंदर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो ये आप चाहे तो एक सिंगल ये लाइन भी लिख सकते थे, या फिर आप ये मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि आपसे बोला नहीं है प्रिंट कराने के लिए, लेकिन आप प्रिंट भी करा दीजिए और बोल दीजिए कि लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी क्या नाम है आपका, लिस्ट वन। ओके, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट कैसे इनपुट कराते हैं। देन अगर आपको कोई यूनिक लिस्ट बनानी है तो कैसे आप बना सकते हो। देन कैसे आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। देन कैसे उसको आप रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करा सकते हो। ओके, so with that note, let's move on to the next one. Next one is our part of question number 30. It is saying write a program in Python that takes a sentence. Sentence means आपको क्या बोल रहा है, एक string value बोल रहा है from the user and then splits it into the word. तो क्या करोगे आप, split function का यूज करोगे। और क्या स्टोर कराना है आपको, लेंथ ऑफ ईच वर्ड इन ए डिक्शनरी डी। ओके, विथ वर्ड इज टू लेंथ। तो सिंपली क्या करना है आपको, पहले एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, लेट्स से दिस वन। आपसे बोल दिया इनपुट एंटर द सेंटेंस। ठीक है, वंस यू हैव द सेंटेंस, क्या करोगे आप, उसको वर्ड्स के अंदर ब्रेक कर लीजिए। वर्ड्स क्या कैसे ब्रेक करोगे आप, स्ट्रिंग वन डॉट स्प्लिट। इसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी क्या मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल जाएगी। आप क्या करना है, आपको एक डिक्शनरी एज्यूम करनी है, जिसके अंदर आपको नाम दे रखा है डी। तो आपने एक डी एज्यूम कर लिया विच इज एम्प्टी लिस्ट। अब क्या करोगे आप, हर एक वर्ड को ट्रैवर्स करोगे फॉर आई इन डी, आई इन लिस्ट वन। ठीक है, हर एक वर्ड को आपने क्या करा, ट्रैवर्स कर लिया। उस वर्ड को क्या कर दिया आपने, लिस्ट के अंदर एज ए की बना दिया। और साथ में क्या क्या वैल्यू क्या चाहिए आपको, उसकी लेंथ चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका। अगर आपको वर्ड इस टू उसकी लेंथ फॉर्मेटेड करनी है डिक्शनरी के अंदर, तो सिंपली क्या कर सकते हो, उसकी आई को क्या करोगे आप, की बना लोगे, और लेंथ ऑफ आई क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, देन क्या करना है आपको, प्रिंट्स द लेंथ ऑफ ईच वर्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है आपको, उस लेंथ को ईच वर्ड की क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस भी करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जो डिक्शनरी है आपकी, जो भी लेंथ है उसकी, यानी कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो एक लिस्ट के अंदर लेनी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप, एक अनदर लिस्ट ले लीजिए। क्या करोगे आप, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो इस केस में क्या है, डिक्शनरी आपकी डी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी डॉट वैल्यूज। तो आपको क्या मिल जाएगी, एक लिस्ट मिल जाएगी।
उस लिस्ट के अंदर से क्या करना है आपको, प्रिंट करानी है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपली क्या करोगे आप, पहले लिस्ट टू को अगेन सॉर्ट करा लोगे इन द रिवर्स मैनर। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे आप काम कर रहे हो। ठीक है, लिस्ट के ऊपर फिर डिक्शनरी के ऊपर आप चाहे तो इन कोड को रन करके भी देख सकते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है इन कोड्स को रन करके देखना, क्योंकि अगर आप इन कोड्स को रन करके नहीं देखोगे तो होगा क्या, मैं तो समझा के निकल जाऊंगा, हो सकता है मेरे समझाने में कुछ एक दो गलती भी हो गई हो। जब आप इसे अपने आप करोगे तो उस केस में क्या होता है आपका, कि उन क्वेश्चंस को आप इजीली और बेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझते हो, क्योंकि जब आप रन करते हो किसी प्रोग्राम को तब आपको आइडिया लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे परफॉर्म हो रहा है। ओके, with that note, let's move on to the next one. Next one is saying, write a program in Python that copies all the content of the source file source.txt और क्या करना है, उसको स्टोर कराना है destination.txt के अंदर। तो सिंपली करना क्या है आपको इसके अंदर, अगेन आपकी दो फाइल हैं source.txt एंड destination.txt। इसके अंदर क्या करना है, डाटा रीड करना है, इसके अंदर क्या करना है, डाटा राइट करना है। तो ये किस मोड में होगी आपकी, आर मोड में, और ये किस मोड में होगी, डब्ल्यू मोड में। तो पहले आप ये काम कर लीजिए। तो पहले क्या करोगे, आप फाइल ओपन करोगे, फाइल source डॉट txt इन आर मोड। अगेन क्या करोगे आप, जी ओपन destination डॉट txt इन डब्ल्यू मोड। ठीक है, अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, आप बेसिक स्टेप भी कर जाओगे ओपनिंग का और क्लोजिंग का, तो आपको कुछ मार्क्स उसके अंदर जरूर मिल जाएंगे। ओके, अब डाटा कॉपी कैसे करना है आपको, आफ्टर रिमूविंग ऑल द वाइट ट्रेलिंग वाइट स्पेस। ओके, तो जो डाटा आप रीड करना है, पहले आप डाटा रीड कर लीजिए इसके अंदर से। सिंस यू नीड टू रिमूव ऑल द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, तो ट्रेलिंग वाइट स्पेस मतलब क्या हो गया, हर लाइन के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अब इसका मतलब क्या है, हर लाइन के बाद, अगर मैं बात करूं फाइल के अंदर, तो कुछ हर लाइन के बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिए हुए हैं, उन एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करना है आपको, रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डाटा इन द फॉर्म ऑफ रीड लाइन्स फैच करना पड़ेगा। वंस यू फैच द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रीड लाइन्स, क्या करोगे आप, हर एक डाटा को ट्रैवर्स करोगे। अब आई क्या हो गई आपकी, इंडिविजुअल लाइन हो गई ऑफ द टेक्स्ट फाइल। क्या करोगे आप, इसको पहले स्ट्रिप करोगे। तो ए इक्वल्स टू आई डॉट आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप का मतलब क्या है, आप राइट साइड से क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर रहे हो। अब जब आप एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, सारे स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, यानी कि आपका जो स्लैश एन कैरेक्टर था वो भी रिमूव हो जाएगा। आप क्या करोगे, साथ में आप नेक्स्ट फाइल के अंदर इसको आप लिखते जाओगे। कैसे लिखोगे, ए प्लस स्लैश एन, जो नेक्स्ट फाइल थी आपकी डेस्टिनेशन डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर क्या करते जाओगे, आप इसको लिखते जाओगे। ठीक है, और जब ये काम हो जाएगा, यानी आफ्टर द लूप क्या लिखोगे आप, कॉपी कंप्लीटेड। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। मैं अगर पेपर की बात करूं तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। और आपकी इसमें क्या होगी, नॉलेज काफी ज्यादा एनहांस होगी, स्पेशली टेक्स्ट फाइल, सीएसवी फाइल्स। ओके, तो इससे क्या होगा आपका, जब पेपर में आप जाओगे, अगर इस टाइप क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे और आप सक्सेसफुली उनको एक्सिक्यूट कर पाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेफिनेटली इंप्रूव होगा और पेपर में आप और अच्छा करोगे। नाउ वंस यू राइट द कॉपी कंप्लीटेड, क्या करोगे, सिंपली आप इन दोनों फाइल्स को क्लोज कर दोगे। ठीक है, एफ डॉट क्लोज और फाइनली जी डॉट क्लोज। जो मेन पॉइंट है यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको रीड लाइंस में फैच करना है। कैसे पता चलेगा ये, क्योंकि आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना है। जब डाटा आप फैच कर रहे हो तो हर लाइन के अंदर क्या हो सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हो सकते हैं आउटसाइड द लाइन। फिर क्या करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या है, एक फंक्शनैलिटी है स्ट्रिंग के अंदर जो क्या करेगी, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करेगी फ्रॉम द एंड ऑफ द लाइन। Now, once you know how to remove the extra space from the line, then you need to aware कि since R strip के जैसे क्या होगा, जो slash n था वो भी remove हो जाएगा। That's why every after each and every line you need to append slash n so that while writing data into the file क्या करना पड़ेगा आपको, एक लाइन भी ऐड होती जाएगी। ओके, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन जनरल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि उस क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिए। इन केस अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन का स्पेसिफिक कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन
वी हैव कंप्लीटेड अवर सेक्शन सी. नाउ विल टेक अनदर ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, जिससे क्या करो आप अपने आप को स्ट्रेच कर पाओ, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए, सो दैट वी विल कंटिन्यू विद अवर सेक्शन डी. सो वेलकम बैक. आई होप यू हैड योर ब्रेक. नाउ विल बिगिन विद सेक्शन डी. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी के अंदर हमारा? क्वेश्चन नंबर 32. It is saying consider the following Python statements and fill in the blanks to get the required output from the given input. तो आपको कुछ कोड्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, उनको फिल इन द ब्लैंक्स करके उनको फिल अप करना है. तो आउटपुट क्या दे रखा है आपको? एड्स न्यू लॉग एंट्री एट द एंड ऑफ लॉग डॉट टीएक्सटी विदाउट डिलीटिंग और कंटेंट. दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, सिंस यू आर परफॉर्मिंग राइटिंग ऑपरेशन, तो वी हैव ओनली लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस ए एंड डब्ल्यू. सिंस इस केस में क्या कर रहे हो आप, एंड में ऐड कर रहे हो, तो हेंस इस केस में क्या आएगा, ए मोड आएगा, यानी कि क्या आएगा आपका, अपेंड मोड आएगा. नाउ सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, f इक्वल्स टू ओपन सैंपल डॉट टीएक्सटी ऑफ आर, यानी क्या कर रहे हो आप, रीड मोड में ओपन कर रहे हो सैंपल डॉट टीएक्सटी. सपोज करो सैंपल डॉट टीएक्सटी आपकी ये है, तो कर्सर कहां पहुंच गया आपका, 10 बाइट्स के पास पहुंच गया. क्यों? क्योंकि f डॉट रीड ऑफ 10. प्रिंट क्या करना है आपको, प्रिंट द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. ठीक है, तो क्या करोगे आप, फॉर दैट वी हैव अ टेल फंक्शन. टेल फंक्शन क्या काम करता है, आपको करंट पोजीशन देता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. ओके, तो क्या देगा टेल फंक्शन, आपको करंट पोजीशन दे देगा फाइल पॉइंटर की. नाउ इस केस में क्या करना है, थर्ड वाले में अगेन क्या करा आपने, सैंपल डॉट टीएक्सटी इन आर मोड ओपन कर ली. इस केस में क्या करा आपने, 20 बाइट्स ऑफ कैरेक्टर रीड कर लिए. लेट्स से 20 बाइट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. एफ डॉट डैश ऑफ जीरो, क्या करना है आपको, प्रिंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल अगेन. तो क्या करना है आपको, फर्स्ट लाइन रीड करनी है. फर्स्ट लाइन रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कर्सर कहां लेके जाना पड़ेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. उसके लिए क्या कर सकते हो आप, सीक फंक्शन यूज कर सकते हो. ध्यान दीजिएगा, पाइथन की फाइल हैंडलिंग के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, सीक एंड टेल. टेल फंक्शन क्या काम करता है, इट गिव्स यू द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. सीक फंक्शन क्या काम करता है, आपको आपके कर्सर को मूव करने में हेल्प करता है. जहां भी आप प्लेस करना चाहो वहां पे आप प्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीक फंक्शन. सिंस इस केस में आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है आपको, 0, तो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच जाएगा आपका कर्सर, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे. ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. lines equals to line 1 slash n, line 2 slash n, line 3 slash n. ओपन मल्टी डॉट टीएक्सटी ऑफ डब्ल्यू, आपने एक फाइल है मल्टी डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर क्या करा है, डब्ल्यू मोड में ओपन कर लिए. फाइल अगर नहीं भी होगी तो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. फाइल अगर है ऑलरेडी तो उस केस में क्या होगा, पुराना डाटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, राइट्स ऑल थ्री लाइंस इनटू द फाइल. तो राइटिंग मल्टीपल डाटा इनटू वन थिंग क्या है आपके पास फंक्शनैलिटी, राइट लाइंस, जो क्या करता है आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को लिखने में हेल्प करता है. सिंस इस केस में आर्ग्यूमेंट में क्या है, लाइंस ऑलरेडी गिवन है, तो फंक्शनैलिटी क्या है हमारी, राइट लाइंस है. तो बहुत इजी क्वेश्चन था. देखिए अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ी ज्यादा ट्रिकी हैं. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बीच के है, बीच के क्वेश्चन थोड़े कम है. लेकिन इन जनरली सीबीएसई में क्या आता है पेपर आपका, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके बहुत इजी लेवल के होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं आपके मीडियम लेवल के होते हैं, और 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपके ट्रिकी लेवल के होते हैं. इस पेपर के अंदर ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, बट ये हमारी नॉलेज के लिए काफी अच्छा है. इससे क्या होगा, हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे फॉर दोस क्वेश्चंस इन सीबीएसई जो क्या हो रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे. ओके, नाउ विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन इज स्टेट क्वेश्चन नंबर 33. इट इज सेइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स. तो द फर्स्ट वन इज hello dot find of z. दैट मीन्स एक हेलो क्या एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर आप फाइंड करना चाह रहे हो z को, इट विल रिटर्न 0 बिकॉज z इज नॉट फाउंड. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज फाइंड फंक्शन क्या काम करता है, इंडेक्स फंक्शन की तरह काम करता है. इस केस में अगर आपको वैल्यू मिल जाती तो क्या मिलता, आपको उसका इंडेक्स मिल जाता. लेकिन अगर वैल्यू नहीं मिलती तो इस केस में क्या देगा, z आपका ये फाइंड फंक्शन क्या देगा आपको, -1 देगा, नॉट द 0. ओके, length of empty list will return 1. It is also incorrect, it is also false, क्योंकि लेंथ क्या देगी आपको, 0 वैल्यू देगी, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है. नाउ 1 comma is a valid tuple with 1 element. This is true because one of the MCQ के अंदर हमने देखा भी था कि for a single element tuple it should be followed by a comma. Else cannot be used with the for loop. This is false because we can use else with while loop as well as for loop as well. तो while loop कैसे काम करता है इन जनरली,
आई जस्ट गिव यू एन आइडिया, जो भी कोड है आपका, और फॉलोड बाय एल्स। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी, उस केस में एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। अगर आपका लूप प्रीमेच्योरली ब्रेक होता है तो उस केस में एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है। कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी एल्स की? जब कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी। नाउ लेट्स सी द और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। विच लॉजिकल ऑपरेटर मींस बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू? तो उसके लिए क्या है हमारे पास? एंड ऑपरेटर है। ठीक है। हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड, नॉट एंड और। तो नॉट क्या होता है? सिंपली आपको क्या करता है? रिवर्स कर देता है। कोई भी इनपुट अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और क्या काम करता है आपका? अगर कोई भी ऑपरेटर या कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। ऑन दी अदर हैंड एंड ऑपरेटर क्या होता है आपका? दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नाउ इट इज सेइंग व्हिच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए लिस्ट और टपल। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन क्या काम करता है आपका? जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर, दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। विच कीवर्ड इज यूज टू स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट? इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही नाम दे रखा है आपको, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? एक ब्रेक भी होता है। ब्रेक किसके लिए काम किया जाता है? टू टर्मिनेट द एग्जिस्टिंग लूप। ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग लूप है उसको क्या करता है? टर्मिनेट करता है। और कंट्रोल कहां से आ जाता है? उस इंटरमीडिएट लूप से बाहर आ जाता है। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टपल हाई? तो ये क्या है? आपकी स्ट्रिंग है तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा एक टपल में, जहां टपल के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके? दो एलिमेंट हो जाएंगे, एच एंड आई। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये आपका। ओके। नेवरदलेस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34। इट इज सेइंग डाटा इन ए CSV फाइल student.csv इज एज फॉलो। तो आपके अंदर क्या दे रखा है? एक हेडर दे रखा है, एलिस डाटा दे रखा है, बॉब दे रखा है और चार्ली दे रखा है। क्या करना है आपको? रीड करनी है फाइल को और कैलकुलेट करना है ईच स्टूडेंट का एवरेज स्कोर। ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड के पेपर के अंदर भी CSV फाइल के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। इस केस में क्या करिए? कोशिश कीजिए समझने की कि जो इनिशियल स्टेप्स हैं कैसे उनको आप अंडरस्टैंड बेटर कर सकते हो। तो फॉर दैट लेट्स मूव टू द PPT फर्स्ट, देन ट्राई टू एक्सिक्यूट दिस वन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल का नाम क्या है हमारा? CSV। ध्यान दीजिएगा ये क्या है आपका? स्मॉल केस में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको? फाइल को रीड करना है। सिंपली क्या करोगे आप? F इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या दे रखा है आपको? students.csv। ओके। तो किस मोड में ओपन करोगे आप? R मोड में ओपन करोगे। तो ये बेसिक स्टेप्स आपको हर प्रोग्राम में लगभग करने ही हैं। देन क्या करोगे आप? रीडर फंक्शन की हेल्प से एक रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। तो CSV डॉट रीडर ऑफ एफ। अब ये जो रीडर ऑब्जेक्ट है क्या करेगा? आपको डाटा को रीड करने में अलाउ करेगा। ध्यान दीजिएगा, फाइल के अंदर जो फर्स्ट लाइन है आपकी या फर्स्ट रो है आपकी, वो क्या है? हेडर है। तो इसके अंदर क्या है? आपका रिलेटेड डाटा नहीं है। ये क्या है? आपका एक अननेसेसरी डाटा है जो आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज नेक्स्ट फंक्शन। तो क्या कर सकते हो आप? हेडर के अंदर एक वेरिएबल ले लिया आपने हेडर, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप? नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से जो भी आपकी हेडर की रो थी वो किस में स्टोर हो जाएगी? हेडर के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट व्हाट विल यू डू? नाउ यू नीड टू रीड द डाटा। सिंपली क्या करोगे आप? फॉर आई इन CSV अंडरस्कोर आर। अब आई क्या है आपका? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या कर सकते हो? जिसकी हेल्प से आप एक एक रो को एक्सेस कर सकते हो। क्या करना है आपको? स्टूडेंट का एवरेज स्कोर कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से हम टेकिंग ए वेरिएबल एवरेज। ठीक है। एवरेज स्कोर कब होगा आपका? इंडेक्स नंबर जीरो, सॉरी 0, 1, 2 एंड 3, यानी इंडेक्स नंबर 1, 2 एंड 3 पे क्या है आपका? एवरेज स्कोर है फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है। तो सिंपली क्या करोगे आप? ध्यान दीजिएगा, जब आप डाटा फेच कर रहे हो वो किस में होगा? आपका स्ट्रिंग में होगा। क्या क्या करना पड़ेगा आपको? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इंटीजर ऑफ आई ऑफ 1 प्लस इंटीजर ऑफ आई ऑफ 2 प्लस इंटीजर ऑफ आई ऑफ 3।
आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है आपका। फिर फाइनली क्या करोगे आप, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे। साथ में ही क्या करोगे आप, प्रिंट करा दोगे कि भाई आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो यानी जो उसका नाम है, इसका एवरेज स्कोर कितना है जो आपने कैलकुलेट अभी किया। ठीक है, आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे हर एक फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर सकते हैं इन द केस ऑफ दिस वन। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे आप, एवरेज यहाँ पे लिख दोगे। ओके, तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया, इसमें अगर आपने कैलकुलेट करा दिया और डिस्प्ले करा दिया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज append a new column average to the CSV with calculated value। दैट मीन्स जो ये वैल्यू एवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, एक कॉलम बनाना पड़ेगा लिस्ट के अंदर, और उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आगे फैच करते जाना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा आपको, इस फाइल को पहले क्लोज करने के बाद अगेन क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा, किसमें, डब्ल्यू मोड में ओपन करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर क्या करोगे आप, एक अदर कॉलम ऐड कर दोगे विच इज लेट्स से एवरेज, और जो एवरेज आपने कैलकुलेट किया है वो एवरेज क्या करते जाओगे, यहाँ पे आप अपेंड करते जाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो आई में एक्सेस कर रहा हूं उस आई के अंदर क्या करता जाऊंगा मैं, ये डाटा डालता जाऊंगा, और जो आई है उसको एक नई लिस्ट के अंदर, लेट से डाटा लिस्ट में ले लेता हूँ, उस डाटा लिस्ट के अंदर क्या करता जाऊंगा, मैं ऐड करता जाऊंगा। तो सिंपली क्या करूंगा, पहले मैं एक डाटा लिस्ट ले लूंगा फॉर सेकेंड पार्ट, और ये जो डाटा है मेरा, उसे क्या करूंगा, पहले मैं आई के अंदर एक और वैल्यू ऐड करूंगा। अभी मेरे पास क्या क्या वैल्यू ऐड है ऑलरेडी, 0 1 2 3। तो एवरेज वैल्यू क्या ऐड करूंगा मैं, आई डॉट अपेंड एवरेज, और फाइनली डाटा के अंदर क्या अपेंड करूंगा, आई। अब डाटा क्या हो गई मेरी, लिस्ट ऑफ लिस्ट। आई क्या हो गई मेरी, एक सिंगल रो हो गई जिसके अंदर क्या है, मेरे पास स्टूडेंट का नाम है, उसके इंडिविजुअल मार्क्स हैं और एवरेज हो गया। नाउ सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। लेट्स से वी आर कंटिन्यूइंग विद हेयर। अगेन क्या करूंगा मैं, इस टाइप के बाद फाइल को ओपन करूंगा। फाइल का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट डॉट सी एस वी। किस मोड में ओपन करूंगा मैं, डब्ल्यू मोड में, और साथ में क्या करूंगा, न्यू लाइन पैरामीटर की वैल्यू क्या कर दूंगा, सप्रेस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन इसमें ऐड ऑन ना हो। अब इसी केस में क्या करूंगा मैं, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। फर्स्ट केस में क्या करा था मैंने, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस केस में क्या करूंगा मैं, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है, रीडर की जगह क्या आ गया, राइटर आ गया। अब क्या करूंगा मैं, पहले जो मेरा हेडर था उस हेडर में क्या ऐड करूंगा मैं, एक नया कॉलम का नाम ऐड करूंगा। वो क्या है, हेडर डॉट अपेंड, क्या था मेरा कॉलम का नाम, एवरेज। ठीक है, नाउ सिंपली क्या करूंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, पहले मैं हेडर लिखूंगा। ठीक है, अब साथ में क्या करूंगा मैं, विद द हेल्प ऑफ राइट रोज क्या करूंगा, डाटा लिख दूंगा। डाटा क्या है मेरा, लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अपेंड क्या कर दिया आपने, न्यू कॉलम विद कर दिया। ठीक है, अगेन क्या करूंगा मैं, इस फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन भले एक एक दो दो नंबर के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं इसके अंदर। नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है प्रिंट द नेम ऑफ स्टूडेंट विद हाईएस्ट एवरेज स्कोर। ओके, तो उसमें क्या करना है आपको, उस स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले कराना है जिसका नाम क्या है, हाईएस्ट एवरेज, जिसका स्कोर क्या है, हाईएस्ट एवरेज है। तो अगेन आपको सेम स्टेप परफॉर्म करने हैं यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, आई जस्ट टेक टू इट टू द न्यू स्लाइड। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, थर्ड पार्ट के लिए पहले फाइल को ओपन करूंगा रीड मोड में। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट सी एस वी, किस मोड में ओपन करी आपने फाइल, आर मोड में ओपन करी। ठीक है, वंस यू ओपन द फाइल इन द आर मोड, अगेन क्या करोगे आप, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो पहले। तो सी एस वी डॉट रीडर ऑफ एफ। अगेन हेडर रो को आपको जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे आप, उस हेडर रो को चेंज कर दोगे। ठीक है, सी एस वी अंडरस्कोर आर। अब आपका जो एवरेज है उसको क्या कर लोगे, एक वेरिएबल ले लोगे मैक्सिमम एवरेज, और क्या करोगे साथ में जीरो
करते जाओगे। आप क्या करोगे? फॉर आई इन सी एस वी आर। अब सी एस वी अंडरस्कोर आर के अंदर आपका ऑलरेडी एक कॉलम है, लास्ट कॉलम विच इज एवरेज कॉलम। उस कॉलम को क्या करोगे? आप यूज करोगे। इफ इंटीजर वैल्यू ऑफ आई ऑफ 4, अब आई ऑफ 4 क्या था? हमारा एवरेज था। उसकी जो इंटीजर वैल्यू है अगर मेरे वेरिएबल से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं? मैक्सिमम जो एवरेज है उसकी वैल्यू क्या कर दूंगा? अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी? इंटीजर ऑफ आई ऑफ 4। साथ में ही मुझे नाम डिस्प्ले कराना है, तो क्या करूंगा मैं? नाम क्या ले लूंगा? आई ऑफ 0। अब जैसे जैसे मेरी वैल्यू अपडेट होती जाएगी, मेरी नाम और मैक्सिमम एवरेज की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? अपडेट होती जाएगी। फिर फाइनली क्या करूंगा मैं? लूप के बाहर उस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट कराऊंगा? कि नेम ऑफ स्टूडेंट विद हाईएस्ट एवरेज स्कोर क्या हो गया मेरा? जो भी मेरा नेम का वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है। और फाइनली क्या करूंगा मैं? इस फाइल को क्लोज कर दूंगा, विच इज एफ डॉट क्लोज। ओके। तो आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लगा होगा कि सीएसवी फाइल कैसे ओपन हो रही है, कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। पहले हमने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया, देन सेकंड पार्ट कैसे अटेम्प्ट किया, एंड फाइनली थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट किया। हालांकि सीबीएसई पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बट नेवरदलेस इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आप इस टाइप क्वेश्चंस को अभी अटेम्प्ट करें और अभी लर्न करें कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और कैसे इस कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो आई गेस इट कंप्लीट्स अवर ऑल द पार्ट्स 1, 2 एंड 3। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए। विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 35। इट इज सेइंग अ टेक्स्ट फाइल है हमारे पास सर्वर डॉट टीएक्सटी। इसके अंदर क्या है? आपके लॉग मैसेजेस हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, एरर मैसेज हो गया, इन्फो मैसेज हो गया, वार्निंग मैसेज हो गया। अगेन हमारे पास कौन सा हो गया? एरर मैसेज हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको? काउंट करना है हाउ मेनी एरर वार्निंग एंड इन्फो लॉग्स आर देयर। तो सिंपली क्या करना है आपको? हर लाइन को रीड करना है। हर लाइन को रीड करके चेक करना है कि हर लाइन हमारी अगर एरर से स्टार्ट हो रही है तो वो उस केस में क्या हो जाएगा? आपके वो नंबर ऑफ एरर मैसेज हो जाएंगे। वार्निंग से स्टार्ट हो रही है तो इतने नंबर ऑफ वार्निंग मैसेज हो गए। इन्फो से स्टार्ट हो रही है तो उतने नंबर ऑफ इन्फो मैसेज हो गए। ठीक है, वंस अगेन लेट्स डू इट ऑन द पीपीटी। तो फाइल का नाम क्या है आपका? सर्वर डॉट टीएक्सटी। सिंपली क्या करूंगा मैं? पहले फाइल को ओपन करूंगा। ओपन सर्वर डॉट टीएक्सटी। किस मोड में ओपन करोगे आप? रीड मोड में ओपन करोगे। नाउ सिंपली क्या करोगे आप? तीन वेरिएबल ले लीजिए, ई, आई एंड डब्ल्यू, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरर, इन्फो एंड वार्निंग। इनको क्या करना है? आपको काउंट करना है। सिंपली क्या करोगे आप? डाटा रीड करोगे इन द फॉर्म ऑफ रीड लाइंस फंक्शन। वाई रीड लाइंस? क्योंकि आपको हर एक लाइन को चेक करना पड़ेगा कि वो किससे स्टार्ट हो रही है। तो फॉर जे इन डाटा, वाई जे? क्योंकि आई मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ एज ए वेरिएबल। नाउ फॉर जे इन डाटा क्या करूंगा मैं? इफ जे डॉट स्टार्ट्स विद क्या है? मेरा एक फंक्शन है स्ट्रिंग के अंदर, जो क्या करेगा? मुझे अलाउ करेगा टू फाइंड आउट कि मेरी कौन सी लाइन किससे स्टार्ट हो रही है। अगर वो मेरी एरर से स्टार्ट हो रही है तो उस केस में क्या करूंगा मैं? ई की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, ई की वैल्यू ई प्लस 1। एल्स इफ अगर वो स्टार्ट हो रही है किससे? वार्निंग से, तो उस केस में क्या करूंगा मैं? डब्ल्यू की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा बाई 1। एल्स इफ, ठीक है, अगर मेरी किससे स्टार्ट हो रही है? इन्फो से स्टार्ट हो रही है, उस केस में क्या करूंगा मैं? आई विल अपडेट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, कैसे? आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। ये सब काम आपने कर लिया। चाहे तो आप इसको आउटसाइड द लूप डिस्प्ले करा सकते हो कि इस फाइल के अंदर इतने एरर्स हैं, इतने लॉग्स हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फाइनली क्या करा आपने? इसको क्लोज कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्रिएट ए summary.txt फाइल विद मैसेज टाइप एंड इट्स काउंट। तो सिंपली क्या करना है? अब आपको दूसरी फाइल ओपन करनी है। फाइल का नाम क्या है? जी ले लेते हैं, फाइल हैंडलर का नाम summary.txt। summary.txt के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डब्ल्यू मोड में फाइल ओपन करनी पड़ेगी। साथ में क्या करना है आपको? हर लाइन के अंदर ये लिखना है कि कितने एरर मैसेज हैं। तो क्या करोगे आप? जी डॉट राइट
साथ में लिखिए एरर मैसेज, ठीक है, और उसका काउंट लिख दीजिए। काउंट कितना है हमारा, ई फॉलोड बाई स्लैश एन, ठीक है। अगेन जी डॉट राइट इन्फो मैसेज, जो भी है इन्फो मैसेज या इन्फो लॉग्स, ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास, आई फॉलोड बाई अगेन स्लैश एन। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जी डॉट राइट, फाइनली क्या बच गया हमारे पास, वार्निंग, ठीक है, और फाइनली क्या आ जाएगा, डब्लू विद स्लैश एन। ओके सॉरी, ये इट इज नॉट ए प्रिंट फंक्शन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कनकैटिनेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस साथ में क्या करना पड़ेगा आपको, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग ऑफ ई, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑफ आई। अभी कनकैटिनेशन के लिए क्या होने चाहिए, सारे ऑपरेंड्स आपके एक सेम टाइप के होने चाहिए। इससे क्या होगा, डाटा आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। सिंपली क्या करोगे, आप फाइल को क्लोज कर दोगे। Now, let's see the next part. Next part is print failed if number of errors are more than warning. That means if a is greater than w, यानी एरर क्या है, वार्निंग से ज्यादा है, उसे इसमें क्या करोगे, प्रिंट फेल्ड। ये पार्ट काफी इजी था आपका, ठीक है। फर्स्ट दो पार्ट थे, उसमें तो फिर भी आपका काफी लॉजिक अप्लाई हो रहा था। थर्ड वाले में कोई खास लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ। ओके, तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि टेक्स्ट फाइल के ऊपर काम कैसे कर रहे हैं आप, कैसे डाटा आप रीड कर पा रहे हो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि डाटा के अंदर अगर आपको वर्ड्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले रीड करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। आपको लाइन बाय लाइन जाना है तो आपको रीड लाइंस फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, so with that question we have completed our section D. Now we will move to the section E. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 36, इट इज सेइंग द फर्स्ट पार्ट इज अ स्टैक फॉलोज विच प्रिंसिपल। तो सिंपल प्रिंसिपल क्या है, जिसपे स्टैक काम करता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट आपका लास्ट में इंसर्ट हुआ है स्टैक के अंदर वो फर्स्ट आएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, कंसिडर अ स्टैक एस which contains records of the airlines company operates in India and stores data in the following structure। तो एक लिस्ट दे रखी है आपको, उसमें क्या बोल रखा है, आईडी, एयर नेम, टोटल एयरक्राफ्ट, बेस फेयर एंड टोटल एम्प्लॉयज। क्या करना है आपको, उसके एस के अंदर एक फंक्शंस लिखने हैं, कौन कौन से, राइट ऑफ एस। क्या क्या करना है राइट ऑफ एस के अंदर, ये फंक्शन क्या करेगा, एयरप्लेन आईडी इनपुट लेगा फ्रॉम द यूजर। अगर कोई एयरप्लेन आपको नहीं मिल रहा विद सच आईडी, तो क्या करेगा, आप उसकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स लोगे और क्या करोगे, डाटा को ऐड कर दोगे स्टैक के अंदर। अगर वो आईडी मिल रही है तो क्या करोगे, आप डुप्लीकेट प्रिंट कराओगे। तो फॉर दैट लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड ट्राई टू सी दिस वन, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले फंक्शन का नाम क्या है आपका, राइट ऑफ एस। तो फंक्शन का नाम क्या लिख दिया आपने, फिर आपसे क्या बोला गया इस फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, एयरप्लेन आईडी इनपुट करानी है फ्रॉम द यूजर। तो आपने एक वैल्यू ले ली आईडी। अब आपको ये देखना है कि न्यूमेरिक वैल्यू है कि इंटीजर वैल्यू है। लेट्स से अज्यूम, वी आर अज्यूमिंग इट इज एन इंटीजर वैल्यू। तो आपने यूजर से बोल दिया एंटर द एयरप्लेन आईडी। अब क्या करना है आपको, इस आईडी को सर्च करना है विद इन द स्टैक। तो सिंपली क्या करोगे आप, फॉर आई इन एस। अब आई क्या हो गया आपका, इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया फॉर द स्टैक। इंडिविजुअल एलिमेंट क्या है आपका स्टैक के अंदर, ये स्ट्रक्चर है, यानी कि एक लिस्ट है। इसकी अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो 0 1 2 3 एंड फाइनली 4। तो इंडेक्स नंबर 0 को आपको चेक करना है। इफ आई ऑफ 0 एक वस्तु जो आपने आईडी इनपुट कराई है उसके बराबर है, तब क्या करना है आपको, प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना था आपको, डुप्लीकेट इन द कैपिटल केस, ठीक है। वंस यू प्रिंट दिस वन, क्या करना है आपको, इसके अंदर और कुछ काम नहीं करना। तो क्या करोगे आप, सिंपली यहां से रिटर्न कर दीजिए। अगर इन केस ये आईडी आपको नहीं मिलती है तब क्या करना है आपको, बाकी के जितनी डिटेल्स है उनको इनपुट कराना है यूजर से और स्टैक के अंदर उसको ऐड करना है। तो कौन कौन सी डिटेल बच गई आपके पास, एयर नेम, यूजर से आप इनपुट करा लीजिएगा, एयर नेम इनपुट करा लीजिए। लेट्स से नेम ऑफ द एयरलाइन, यूजर से बोल दिया आपने एंटर द नेम ऑफ द एयरलाइन। देन टोटल एयरक्राफ्ट कितने हैं, तो टोटल एयरक्राफ्ट मोस्ट प्रोबेबली इंटीजर फॉर्म में ही होंगे आपके,
ठीक है, तो क्या करिए आप इंटीजर इनपुट ले लीजिए यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल दीजिएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हैं बताइए। देन बेस फेयर, अगेन बेस फेयर भी क्या होगा आपका इंटीजर इनपुट ही होगा। देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अगेन ये भी क्या होगा आपका इंटीजर डाटा ही होगा। ठीक है, अब जो भी डाटा है आपने लिया उस सब डाटा को क्या करिए एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दीजिए। लिस्ट क्या है आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी जो आपने इनपुट कराई थी, अगर जो आपकी उसके अंदर स्टैक के अंदर नहीं मिली, फिर एयर का नेम, फिर टोटल एयरक्राफ्ट, फिर बेस फेयर, फिर टोटल एम्प्लॉयज। तो ये सारी डिटेल्स क्या करिए आपने लिस्ट के अंदर ऐड कर दी। अब क्या करोगे आप, इस सारी लिस्ट को क्या करोगे अपेंड करोगे, यानी कि पुश कर दोगे स्टैक के अंदर। ओके, तो ये सब काम करना था आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि राइट फंक्शन के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक डिलीट फंक्शन लिखना है। ये क्या करेगा, फंक्शन डिलीट करेगा जो रिसेंटली डाटा को आपने ऐड किया है, यानी क्या करना है आपको पॉप करना है सिंपली, एंड देन प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एयरलाइन डाटा रिमेनिंग इन द स्टैक। तो सिंपली क्या करोगे आप, पहले def डिलीट ऑफ एस। ध्यान दीजिएगा जब भी आप डिलीट कर रहे हो सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, अंडरफ्लो कंडीशन चेक करोगे, विच इज अगर लेंथ क्या है आपकी 0 है तो प्रिंट कर दोगे देर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। फिर क्या करोगे, एल्स क्या करोगे आप, पहले पॉप करोगे a इक्वल्स टू एस डॉट पॉप, और इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा दोगे कि भाई डिलीटेड डाटा क्या है मेरा a है। लास्ट में क्या करोगे आप, उसकी लेंथ प्रिंट करानी है आपको, तो आप लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमेन इन द स्टैक वुड बी लेंथ ऑफ एक्स। ओके, तो ये टास्क क्या करना है आपको, वन बाय वन टास्क ये करना है। ध्यान दीजिएगा स्टैक वाले क्वेश्चंस के अंदर जनरली आपको पुश एंड पॉप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। पुश हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शनैलिटी, एंड पॉप करते हैं हम पॉप फंक्शनैलिटी से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द और पार्ट ऑफ इट। और पार्ट क्या है आपका, हाउ डू यू चेक इफ ए स्टैक इज एम्प्टी। जैसे हमने अभी चेक किया अंडरफ्लो कंडीशन के लिए, उसे आप चेक करते हो कि कोई स्टैक मेरा एम्प्टी है या नहीं है। तो यू विल चेक लाइक दिस, अगर लेंथ बराबर 0 है तब क्या हो गया, वो स्टैक एम्प्टी है। तो क्या करते हो आप, प्रिंट करा देते हो कि स्टैक क्या है मेरा एम्प्टी है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू चेक कि स्टैक मेरा एम्प्टी है या नहीं है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट विच इज द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ इट। इट इज सेइंग कंसीडर ए स्टैक S1 जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है रिकॉर्ड ऑफ प्लेयर स्कोर्स, जिसके अंदर प्लेयर आईडी क्या है इंडेक्स नंबर 0 पे, नेम क्या है 1 2 3 एंड 4। क्या करना है आपको, ये फंक्शंस लिखने हैं, पीक ऑफ S1 डिस्प्ले द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट। तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्टैक के अंदर हमारा किस तरह से है, लिस्ट के अंदर जो लास्ट पोजीशन पे है वो क्या है आपका टॉप पोजीशन है, तो उसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे लास्ट पोजीशन को एज्यूम करेंगे और वही हमारी क्या होगी टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, तो पहले आप ये फंक्शनलिटी लिखते हैं पीक ऑफ S1। अगेन सिंपली क्या करोगे आप, def ऑफ पीक ऑफ S1। अगेन इस केस में भी क्या करोगे, पहले आप अंडरफ्लो कंडीशन चेक करोगे, इफ लेंथ ऑफ S1 इक्वल्स टू 0 तो ये क्या हो गई प्रिंट अंडरफ्लो, यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे कि देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। एल्स क्या करोगे आप, जो लास्ट एलिमेंट है उसको क्या करोगे आप एक्सेस करोगे S1 ऑफ -1। ठीक है, -1 पे क्या मतलब क्या हो गया, जो आपका लास्ट एलिमेंट हो गया, तो उस केस में क्या करोगे आप उसको डिस्प्ले करा दोगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला पार्ट तो। ठीक है, इसमें कुछ खास ज्यादा करने के लिए है नहीं, सिंपली क्या करना है आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लास्ट एलिमेंट क्या होता है मेरा इंडेक्स नंबर -1 पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्प्ले ऑफ S1 shows data of all player whose score is more than 500, if no such player found then print sorry। सिंपली क्या करोगे आप, def display of S1। इस केस में भी क्या करोगे आप चेक करोगे इफ लेंथ ऑफ S1 क्या है आपकी 0 है, तो प्रिंट आप कर दोगे देर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक। मोर ओवर साथ में क्या करोगे आप प्रिंट करा दोगे सॉरी, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 500 स्कोर से ज्यादा है। दूसरे केस में क्या करोगे आप, एल्स एक फ्लैग की वैल्यू ले लेंगे जो डिनोट करेगा कि हमारा एलिमेंट मिला है या नहीं मिला है।
ठीक है। अब क्या करोगे आप, उस हर प्लेयर को एक्सेस करोगे जिसकी स्कोर क्या है, मोर देन 500 है। तो क्या करोगे आप, फॉर आई इन S1, यानी कि S1 के हर एक एलिमेंट को आप एक्सेस करोगे। स्कोर कौन से लेवल पे है आपका, इंडेक्स नंबर 3 पे। इफ आई ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 500, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले एक तो आप फ्लैग की वैल्यू क्या करोगे, 1 कर दोगे। दैट मीन आपका एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा है जो क्या है आपका 500 से ज्यादा स्कोर उसका है। प्रिंट क्या कर दोगे फिर फाइनली आप आई को प्रिंट कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको सारी वैल्यू प्रिंट करानी है उस प्लेयर की जो कि उसका स्कोर क्या है, 500 से ज्यादा है। इन केस अगर हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिलता, यानी आउटसाइड द लूप, एल्स कंडीशन के बाद भी अगर मेरी फ्लैग की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 ही रहती है, उस केस में क्या प्रिंट करूंगा मैं, सॉरी। क्यों, क्योंकि इवन आफ्टर रनिंग ए लूप और इवन आफ्टर एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, मुझे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जिसका स्कोर क्या है, 500 से ज्यादा है। तो इन दैट केस क्या करूंगा मैं, सॉरी प्रिंट करा दूंगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। हालांकि अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है आपका बाकी पेपर के कंपैरिजन में, बट स्टिल अब पेपर में क्वेश्चन आया तो आप उसको छोड़ोगे तो है नहीं, उसको आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ओके, now with that note let's move on to the next one. Next one is question number 37. It is saying what does RB plus mode signify? तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। सबसे पहले RB प्लस का मतलब क्या है आपका, कि आपकी फाइल किस मोड में ओपन हो रही है, रीड एंड बाइनरी, ठीक है। रीड मोड में हो रही है बट बाइनरी मोड में ओपन हो रही है। दैट मीन जो फाइल का कर्सर है आपका कहां पे होगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल में। सिंस यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा आपका, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म अलाउड होंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल मीनिंग है आरबी प्लस का। तो सबसे पहले क्या होगा, फाइल आपकी रीड मोड में ओपन होगी, यानी कर्सर कहां पे होगा आपका, बिगिनिंग ऑफ द फाइल पे। मोर ओवर क्या होगा आपके लिए, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ऑपरेशंस अलाउड होंगे। Now, let's see the or second part of it, which is the programming part. A company sells smart home devices and stores their detail in a binary file devices.dat as dictionary in the following format. तो आपको एक डिक्शनरी रखी है, इसमें क्या लिखा है, डिवाइस आईडी, डिवाइस नेम, स्मार्ट बल्ब और सब कुछ। क्या करना है आपको, टेक डिटेल ऑफ न्यू डिवाइस फ्रॉम द यूजर एंड एड दिस डिटेल इनटू द बाइनरी फाइल। ओके, तो बहुत सिंपल पार्ट हो गया आपका। लेट्स डू दिस। तो क्या करना है आपको, लेट्स से आपने फंक्शन बना लिया ऐड डाटा करके, ठीक है। क्या करो, पहले आप फाइल ओपन करोगे, फाइल का नाम क्या है, डिवाइसेस डॉट डी ए टी, ठीक है ना, हाँ। किस मोड में ओपन करोगे आप, आरबी मोड में ओपन करोगे। नहीं, आपको नई डिटेल ऐड करनी है तो क्या करोगे आप, ए बी मोड में ओपन करोगे, यानी कि अपेंड मोड में ओपन करोगे, ठीक है। रिकॉर्ड ले लीजिए आप यूजर से, क्या क्या लेना है आपको, डिवाइस आईडी, इनपुट करा लीजिए जो क्या है आपकी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। ये सब कुछ आपको दे ही रखा है ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल कि किस डाटा टाइप की क्या वैल्यू होगी। अगेन, नेम ऑफ द डिवाइस, यूजर को बोल दीजिए प्रॉम्प्ट में एंटर द नेम ऑफ द डिवाइस, ठीक है। फिर क्या है, स्टेटस ऑफ द बल्ब, वो भी क्या कर लोगे आप, इनपुट कर लोगे। वंस यू हैव द ऑल दिस थिंग, डिवाइस नेम हो गया आपका, डिवाइस आईडी हो गया, ठीक है, स्टेटस भी हो गया, पावर यूसेज भी चेक कर लोगे आप, जो कि क्या है आपकी फ्लोट में है। और फाइनली क्या करोगे आप, इसको स्टोर करा दोगे डिक्शनरी के अंदर। जो भी इनपुट आपने लिया क्या करोगे, डिक्शनरी के अंदर स्टोर करा दोगे। कैसे, लाइक दिस। पहले क्या लोगे आप, डिवाइस आईडी विच इज इक्वल्स टू, क्या है आपकी, जो आपने इनपुट लिया है डिवाइस आईडी। नेक्स्ट एलिमेंट इज डिवाइस नेम। तो ये सब काम करते हुए आप चले जाओगे एंड सो ऑन, जो कि वेरिएबल क्या है आपका, इस केस में नेम, ठीक है। अगेन थर्ड पैरामीटर क्या है आपका, स्मार्ट बल्ब। तो जो की क्या लोगे आप, जो की आपको ऑलरेडी दी हुई है, और वैल्यू क्या लोगे आप, डिक्शनरी केस में जो इनपुट आपने कराया है। तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप स्टेटस आ जाएगा।
एंड जो भी है फिर फाइनली क्या करोगे, डिक्शनरी को आप क्लोज कर दोगे। अब करना क्या है आपको, ये डाटा क्या करना है, बाइनरी फाइल के अंदर ऐड करना है। तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डंप दिस डाटा इनटू द बाइनरी फाइल। तो क्या करोगे आप, पहले इंपोर्ट कराओगे पिकल मॉड्यूल। क्यों, क्योंकि बाइनरी फाइल के लिए हमारे पास पिकल मॉड्यूल है। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल क्या करोगे आप, पिकल डॉट डंप। क्या डंप करना है आपको, डिक्शनरी विद, किसके अंदर डंप करना है आपको, एफ के अंदर। एफ क्या है आपका, वो फाइल हैंडलर जिसमें क्या करा है आपने, बाइनरी फाइल ओपन करी है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इतना काम आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिया। फाइनली क्या करोगे आप, फाइल को क्लोज कर लोगे। ओके, आई होप थोड़ा बेसिक आइडिया आपको लग रहा होगा कि कैसे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है आपको, स्पेशली इन द केस ऑफ बाइनरी फाइल। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सर्च फॉर ए डिवाइस बाय डिवाइस आईडी गिवन बाय द यूजर एंड अपडेट इट्स स्टेटस टू ऑन। ओके, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये पार्ट काफी ज्यादा ट्रिकी है। इसको करने के लिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बाइनरी फाइल काम कैसे करती है और कैसे उसमें अंदर आप डाटा अपडेट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो क्या करना है आपको, डिवाइस सर्च करनी है और साथ में क्या करना है, उसका स्टेटस भी अपडेट करना है। अब हमारे पास बाइनरी फाइल के अंदर रीड लाइन जैसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जिससे क्या कर सकते हो आप, पूरी डाटा फाइल को एक साथ लोड कर सकते हो। इस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करना पड़ेगा अलोंग विद द व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, यूजर से डिवाइस आईडी इनपुट करानी है। तो सिंपली क्या करो, पहले आप यूजर से डिवाइस आईडी इनपुट करा लो, विच इज लाइक दिस आईडी, जो क्या है आपकी इस केस में इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इंटीजर इनपुट, यूजर से आपने बोला एंटर द डिवाइस ऑफ आईडी ऑफ द डिवाइस। नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, यू विल ओपन द फाइल, ओपन डॉट, ठीक है, फाइल का नाम क्या है, डिवाइसेस डॉट डीएटी। और अगेन इस किस मोड में ओपन करोगे आप, इस केस में आरबी मोड में ओपन करोगे। क्यों, क्योंकि आपको फिलहाल क्या चाहिए, वो डाटा चाहिए। फाइनली क्या करोगे, साथ में एक आप क्या करोगे, एक लिस्ट लेते जाओगे जिसमें क्या करते जाओगे, आप डाटा को डंप करते जाओगे, सो दैट यू विल बी एबल टू पिक द डाटा। ठीक है, क्योंकि जब आप डाटा स्टेटस अपडेट करने के बाद जब आप फाइल को दोबारा ओपन करोगे डब्ल्यू मोड में, उस केस में आप विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा वेरिएबल यू विल बी एबल टू डंप द डाटा। अब क्या करोगे आप, लाइन बाय लाइन डाटा उठाने के लिए क्या करोगे, ये टास्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इन्फिनिट लूप चलाना पड़ेगा, देन यू नीड टू गो फॉर ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में क्या करना पड़ेगा आपको, लोड करना है डाटा। अगर डाटा मेरा लोड हो रहा है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पिकल डॉट लोड ऑफ जी। उस केस में चेक करना है मुझे, इफ ए ऑफ क्या है मेरा, की का नाम क्या है मेरा, की का नाम है डिवाइस आईडी, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हम की हेल्प से क्या कर पाते हैं, डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। अगर वो मेरी बराबर है किसके, जो इनपुट मैंने लिया है, उस केस में क्या करना है आपको, उसका स्टेटस को क्या करना है आपको, ऑन करना है। यानी क्या करना है, ए ऑफ स्टेटस इक्वल्स टू ऑन। ठीक है, इतना काम करने के बाद क्या करना है आपका, चाहे आपको डिवाइस मिली हो या ना मिली हो, क्या करना पड़ेगा आपको, अपेंड करना पड़ेगा जो डाटा आपने फैच किया है। जो डाटा कौन सा फैच किया है आपने, ए फैच किया है। ओके, अगर इन केस मुझे नहीं मिल रहा है डाटा, या मेरा एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया, अगर पहुंचते पहुंचते मैं एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं लूप से ब्रेक कर दूंगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि वन लाइन बाय लाइन अगर डाटा फैच करना है आपको फ्रॉम द बाइनरी फाइल, तो कैसे आप फैच कर सकते हो, यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आप चेक करोगे, एक्सेप्शन कौन सा चेक करोगे आप, एंड ऑफ फाइल एरर। अगर एंड ऑफ फाइल एरर मिल रहा है मुझे, तब क्या करूंगा, मैं ब्रेक कर जाऊंगा। ओके, एंड फाइनली आउटसाइड द लूप क्या करोगे, आप फाइल को क्लोज कर दोगे। ठीक है, नाउ अभी आपका टास्क पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने स्टेटस तो अपडेट कर दिया लेकिन उस डाटा को आपने डंप नहीं किया, यानी डाटा को आपने फाइल के अंदर चेंज नहीं किया। तो अगेन अब इस केस में क्या करूंगा, मैं आगे इसी लाइन आगे से कंटिन्यू करूंगा और फाइल को फिर से ओपन करूंगा, ओपन डिवाइसेस डॉट डीएटी। ठीक है, इन डब्ल्यू बी मोड, इस बार मैं करूंगा डब्ल्यू बी मोड में ओपन करूंगा। इसका क्या होगा, जो पुराना डाटा है वो मेरा, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब मैं हर एक एक्सिस को एक्सेस करूंगा,
हर एक डाटा को एक्सेस करूंगा, एलिमेंट को, किसमें से, डाटा जो मेरा वेरिएबल था, और क्या करूंगा, वन बाय वन उस डाटा को क्या करता जाऊंगा, डंप करता जाऊंगा। किसमें डंप करूंगा मैं, आई के अंदर, किसके अंदर, एच के अंदर। एच क्या है, मेरा फाइल हैंडलर है जिससे मैंने जस्ट अभी फाइल ओपन करी है। और फाइनली क्या करूंगा, मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो 2-3 नंबर के लिए आपको इतना टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। सी, स्कोरिंग मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस इज वेरी इजी, बट स्कोरिंग वेरी हाई मार्क्स इज नॉट दैट इजी। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। पास होना तो बहुत आसान है, आपके कुछ एमसीक्यू आ गए, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, आपने आगे पीछे से पूछ के कर लिए। बट अच्छे नंबर अगर आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आपको डेफिनेटली कुछ हार्ड वर्क इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप में सिर्फ एक दिन में सारा सीख लोगे। सो विद दैट नोट, ये क्या हो गया, हमारा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था फाइल हैंडलिंग के ऊपर, बाइनरी फाइल हैंडलिंग के ऊपर। आपको काफी अच्छा कुछ जानने को मिला होगा। नाउ लेट्स सी द और पार्ट ऑफ इट, which is the last question of our paper. Which module is need to be imported to perform the pickling and unpickling on a binary file? पिकलिंग का मतलब बेसिकली क्या है, सीरियलाइजेशन, यानी कि डाटा को डंप करना। अनपिकलिंग का मतलब डाटा को लोड करना। तो हमारे पास कौन सा मॉड्यूल है, इट वी हैव पिकल मॉड्यूल। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। अ हॉस्पिटल स्टोर्स पेशेंट रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल patients डॉट dat एट ऑब्जेक्ट्स। ओके, फाइल का नाम क्या है, patients डॉट dat इन द फॉर्म ऑफ ए टपल 0 1 2 3 and 4। डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट्स whose एज इज लेस देन 40। ओके, सिंपली क्या करोगे आप, पहले फाइल को ओपन कर लोगे। अगर मैं यहीं पे करना चाहूँ तो उसको, प्रोग्राम को, तो फाइल का नाम क्या है, patients डॉट dat इन आरबी मोड। ठीक है, अगेन इस केस में भी क्या करूंगा, मैं डाटा वन बाय वन फेच करने के लिए क्या करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा। एंड अलोंग विद वाइल लूप क्या करूंगा, मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करूंगा। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करूंगा, मैं डाटा को लोड करूंगा। अगेन पिकल डॉट लोड, लोड किससे कर रहा हूं मैं, एफ से। क्यों, एफ क्या है, मेरा फाइल हैंडलर है जिससे मैं डाटा रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मुझे क्या चेक करना है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेशेंट्स हुज एज इज लेस देन 14। एज क्या है मेरा, इंडेक्स नंबर 2। यानी कि if a of 2 is less than 40, दैट इज मीन्स मेरी एज क्या है, लेस देन 40 है। तो क्या करना है उस केस में, मुझे सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है, विच इज प्रिंट ऑफ ए। फाइनली क्या करूंगा मैं, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। अगेन क्या कर दूंगा मैं, ब्रेक कर दूंगा। तो वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, इस केस के अंदर भी क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। और फाइनली क्या करूंगा, फाइल को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इतना पार्ट आपने कर लिया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, यानी कि ए पार्ट। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ इट। तो बी पार्ट में क्या करना है, आपको डिस्प्ले कराना है नेम ऑफ द पेशेंट, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, विद द हाईएस्ट बिल अमाउंट। ओके, तो जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है उससे क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो अगेन सेम टास्क आपको करना पड़ेगा इस केस के अंदर भी। एफ इक्वल्स टू ओपन, चाहो तो आप एक फंक्शनैलिटी सेम प्रोग्राम के अंदर भी कर सकते थे, बट सिंस आपने वो प्रोग्राम क्लोज कर दिया ऑलरेडी, तो क्या करोगे, आप अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करोगे। तो सेम ही काम करना है आपको। इस केस में क्या करोगे, मैक्सिमम बिल की एक वेरिएबल ले लीजिए, जो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा कि भाई मैक्सिमम बिल जिसका भी होगा उसका नेम डिस्प्ले कराने में आपको हेल्प करेगा। अगेन क्या करोगे, वाइल ट्रू। ठीक है, आपको क्या करना है, अगेन ट्राई मोड पे ब्लॉक में जाके डाटा को लोड करना है। लोड कैसे करोगे आप, पिकल डॉट लोड, अगेन एफ। ठीक है, एफ क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप फाइल से, आपने एफ से फाइल ओपन करी है। ठीक है, अब इस केस में क्या करोगे, आप चेक करते जाओगे, इफ ए ऑफ 4, यानी जो बिल अमाउंट है मेरा, वो मैक्सिमम से ज्यादा है या नहीं है। जो मेरा मैक्सिमम बिल का मैंने वेरिएबल लिया है उससे ज्यादा है या नहीं है। अगर मेरा अमाउंट उससे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैक्सिमम बिल का मेरा वेरिएबल है उसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा विद A4। और नाम क्या हो जाएगा मेरा, नाम मेरा कौन सा इंडेक्स पे है इस केस में, 1 इंडेक्स पे, दैट विल बी A ऑफ 1। ठीक है, आफ्टर द लूप क्या करूंगा मैं, जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा, जब मेरा पूरा टास्क खत्म हो जाएगा, लूप के बाहर मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। उससे पहले क्या करूंगा मैं, पहले एंड ऑफ फाइल एरर चेक करूंगा।
और क्या कर दूंगा, यहाँ से ब्रेक कर दूंगा। फाइनली क्या करूंगा, मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा और इन वैल्यूज को प्रिंट करा दूंगा कि पेशेंट विद हाईएस्ट बिल इज, जो भी नाम है मेरा, नेम, एंड इट्स बिल अमाउंट इज, जो भी मेरा मैक्सिमम बिल आ गया। ठीक है, वो सब क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले करा दूंगा। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितना ज्यादा एफर्ट आपको पुट करने की जरूरत है विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर पेपर। आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं समराइज करूं या अपना एनालिसिस दूं इस पेपर के बारे में, तो क्लास 12 के बच्चे के लिए पेपर काफी डिफिकल्ट है। बट नेवरदलेस, साथ में ही क्या है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है काफी कुछ नया सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जनरली क्या करते हो, आप वन शॉट वीडियोस देखते हो। उस केस में क्या होता है, आपको जो आपको समझ में आया उस हिसाब से आपने प्रोग्रामिंग कर दी। और प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक दैट। प्रोग्रामिंग के लिए आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, आपको नंबर ऑफ आवर्स डालने पड़ेंगे, तभी आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे यहाँ, कि हम बच्चा जो है वो आईआईटी जेई जाना चाहता है, ए ट्रिपल जाना चाहता है, उसके लिए क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए। लेकिन बच्चा जिसमें एनरोल करना चाहता है वो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा तो आगे का बेस कमजोर हो गया, अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो पीसीएम कमजोर हो जाएगा। तो इस डिलेमा में बच्चा फंसा रहता है, ना तो पीसीएम ढंग से कर पाता, ना ही वो कंप्यूटर साइंस भी ढंग से कर पाता है। बट नेवरदलेस आई मस्ट सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, चाहे टॉपिक बाय टॉपिक कीजिए, चाहे पेपर बाय पेपर कीजिए, दैट इज योर चॉइस। ओके, बट जरूर अटेम्प्ट कीजिए, इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा रिफाइंड होते जाएंगे, और जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके रिफाइंड होंगे उतना कम एफर्ट आपको पेपर के टाइम पे लगाना पड़ेगा। वरना होगा क्या, पेपर के टाइम पे आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने ज्यादा पजल हो जाएंगे कि जो पढ़ा हुआ भी होगा, जो थोड़ा बहुत आता भी होगा, वो भी सब आप भूल जाओगे, और सिर्फ आप क्या करोगे, रिलाई करोगे उन बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों ने क्लास में मेहनत करी थी, उन बच्चों पे आप रिलाई करोगे कि वो आपको एमसीक्यू बता दें, या वो आपको थोड़े छोटे क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपको बता दें। उससे होगा कुछ नहीं, कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें इन्विजिलेटर आपको टफ मिल गया, तो वो चांसेस क्या हो जाते हैं, आपके खत्म हो जाते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के अंदर, उन पेपर क्वेश्चंस को मैं थोड़ा डिटेल में समझा पाया हूं आपको। स्टिल आपको अब फील होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको समझ में नहीं आया, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। Okay guys, then thanks for watching. Have a good day.